वेलकम बैक लॉर्ड ऑफ द मिस्ट्रीज फैमिली। सर्कल ऑफ इनएविटेबिलिटी के एक और धमाकेदार एपिसोड में आप सबका स्वागत है। 1000 चैप्टर्स का ग्रैंड माइलस्टोन पार करने के बाद आज से हम एक नए फेज की शुरुआत कर रहे हैं। आज के इस वीडियो में हम चैप्टर 1001 से लेकर 1010 तक की कहानी को पूरी तरह से डिकोड करने वाले हैं। कहानी अब 1000 चैप्टर्स के पार जा चुकी है, जिसका मतलब है कि अब जो भी मिस्ट्रीज सामने आएंगी वो पहले से कहीं ज्यादा गहरी और खतरनाक होंगी। इस नए सफर की शुरुआत में ही आपको ऐसे ट्विस्ट देखने को मिलेंगे जो आगे की कहानी का पूरा बेस बदल कर रख देंगे। तो बिल्कुल तैयार हो जाइए। कहानी में आगे बढ़ने से पहले मेरी अपनी इस फैमिली से एक छोटी सी और बहुत ज़रूरी रिक्वेस्ट है। जैसा कि आप सब जानते ही हैं, पुराना चैनल डिमोनेटाइज होने की वजह से अभी यूट्यूब से कोई भी फाइनेंशियल अर्निंग या सपोर्ट नहीं मिल पा रहा है। इस नए चैनल को लगातार चलाने और आप तक ये बेस्ट कंटेंट पहुंचाने में पूरी मेहनत लग रही है। अगर आप कैपेबल हैं और आपको लगता है कि मेरा काम इस लायक है, तो आप एक कदम आगे बढ़ाकर मुझे सपोर्ट कर सकते हैं। मैंने अपना QR कोड और UPI ID वीडियो के डिस्क्रिप्शन में डाल दिया है। आपका एक छोटा सा कंट्रीब्यूशन भी इस चैनल को आगे बढ़ाने में बहुत बड़ी मदद करेगा। बाकी जो लोग फाइनेंशियली सपोर्ट नहीं भी कर पा रहे हैं, आपका प्यार, आपकी कमेंट्स और आपका साथ ही मेरी असली ताकत है। बस अपना सपोर्ट दिखाने के लिए वीडियो को लाइक कर दीजिए, दोस्तों के साथ शेयर कीजिए और अगर अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो तुरंत कर लीजिए। चलिए अब बिना किसी देरी के शुरू करते हैं आज का ये नया और धमाकेदार डिकोडिंग सेशन। कॉरिडोर में लियो शान ने अपनी स्पीड कम कर दी ताकि जेना आगे चल सके। थर्ड 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 जेना तेजी से भागी और आखिरकार उसे झो मिंगरुई दिखा, जो एक लूज स्काई ब्लू टी-शर्ट पहने हुए था। उसी समय उसकी नजर इमरजेंसी सेंटर के बाहर गई, जहां गहरी रात छाई हुई थी। जेना के कदम अचानक रुक गए और वो साइड में मुड़कर दीवार के पास हो गई। इस तरह वो अब झो मिंगरुई को नहीं देख सकती थी और वो भी उसे नहीं देख सकता था। क्या हुआ? लियो शान, जो खुद भी रुक गई थी, ने कंफ्यूजन में पूछा। अब रात हो चुकी है, जेना ने धीमी आवाज में जवाब दिया। क्या इसमें कोई प्रॉब्लम है? लियो शान और भी ज्यादा हैरान हो गई। क्या ये शुरुआत से ही तय नहीं था कि रात थी? वरना वो सपना क्यों देख रही होती? जेना के पास लियो शान को यह समझाने का समय नहीं था कि झो मिंगरुई के पास रात के समय कुछ स्पेशल छिपा हो सकता है, और उन्हें अभी तक ये एक्सपेरिमेंट करने का मौका नहीं मिला था कि रात में झो मिंगरुई के साथ नॉर्मल कांटेक्ट उन्हें सपने से बाहर फेंक देगा या नहीं। उसने सीधे लियो शान से कहा, रात में झो मिंगरुई से बात करना मेरे लिए ठीक नहीं है। तुम अकेले जाओ और लियो फू के लिए उसकी हेल्प मांगो। चिंता मत करो, मैं अंधेरे से सिचुएशन पर नजर रखूंगी। अगर कुछ भी गलत हुआ तो मैं तुम्हें बचाने के लिए तुरंत बाहर आ जाऊंगी। लियो शान जानती थी कि ये सवाल पूछने का सही समय नहीं है। उसने मजबूती से सिर हिलाया और कहा, ठीक है। दीवार के पास अंधेरे में जेना के गायब होने के बाद लियो शान तेजी से इमरजेंसी सेंटर के अंदर भागी। उसे तुरंत झो मिंगरुई एग्जिट की तरफ बढ़ता हुआ दिखा। ऐसा लग रहा था जैसे वो जाने वाला हो। लियो शान को अचानक जल्दबाजी महसूस हुई और वो बोल पड़ी, झो मिंगरुई। झो मिंगरुई ने सरप्राइज होकर पीछे मुड़कर देखा। उसे लियो शान अपनी शॉर्ट स्लीव पाजामा और पतले पाजामा पैंट में दिखी। वो यहाँ भी क्यों है? झो मिंगरुई का पहला रिएक्शन ये था कि लियो शान भी इमरजेंसी केयर के लिए आई होगी। इमरजेंसी सेंटर में पाजामा अजीब नहीं लग रहा था, बल्कि सिचुएशन के हिसाब से फिट बैठ रहा था। फिर झो मिंगरुई ने सोचा कि लियो शान को भी एक बियॉन्डर होना चाहिए, जो रिपोर्टर और पेंटर जैसे वर्ड से जुड़ी हुई है, और नॉर्मली उसे अचानक कोई गंभीर बीमारी नहीं होगी। क्या ये कोई कोइंसिडेंस नहीं था? हैरान होकर झो मिंगरुई ने सावधानी से लियो शान की तरफ कुछ कदम बढ़ाए। झो मिंगरुई के पास पहुंचने के बाद लियो शान ने उसे सवाल पूछने का मौका नहीं दिया। उसने एक सांस ली और धीमी आवाज में कहा, लियो फू को बचाओ, वो हॉस्पिटल के बॉटम में फंसी हुई है। बोलते हुए लियो शान ने चारों तरफ देखा ताकि कोई उनकी बातें न सुन सके। लियो फू? हॉस्पिटल का बॉटम? झो मिंगरुई ने इन दो सबसे क्रूशियल इन्फॉर्मेशन को पकड़ लिया। उसे अभी भी वो गहरा डर याद था जो उसने पहले नीचे जाने वाले एलिवेटर को देखते हुए महसूस किया था। उसे शक था कि वो नर्क या कयामत की तरफ जाता है। पूरी इंटेलिजेंस इकट्ठा करने से पहले उसकी हिम्मत नहीं हुई थी कि वो एलिवेटर से नीचे जाए। अब लियो फू वहां चली गई थी और फंस गई थी। झो मिंगरुई ने इंस्टिंक्टिवली लियो शान से पूछा, मैं लियो फू को बचाऊं? क्या ये कोई मिस्टेक है? मैं तो बस थोड़ी सी सुपरनैचुरल एबिलिटीज वाला एक असासिन हूँ। लियो फू और लियो शान दोनों को मुझसे ज़्यादा स्ट्रांग होना चाहिए, फिर भी वे चाहते हैं कि मैं लियो फू को बचाने के लिए मुशु हॉस्पिटल के बॉटम में जाऊं। फ्रैंका द्वारा डिस्पेयर पोशन पीने से पहले फ्रैंका और जेना के बीच हुई बातचीत को सुनने के बाद लियो शान ने बेसिकली ये कंफर्म कर लिया था कि करंट वर्ल्ड वाकई एक सपना था।
इसलिए उसका मानना था कि जो मिंगरुई सपने के मास्टर के रूप में कुछ भी कर सकता था जब तक कि वो चाहता हो। लियो शान ये समझाना शुरू नहीं कर सकती थी कि ये एक सपना था। उसे डर था कि इससे अननोन ड्रास्टिक चेंज आ सकते हैं और कीमती समय बर्बाद हो सकता है। वो केवल 2 सेकंड के लिए ही सोच सकी और फिर बोली, तुम्हें वहां जाकर उसे डायरेक्टली बचाने की जरूरत नहीं है। तुम्हें बस B2 में एंटर करना है और वहां खड़े होना है। उतना ही काफी होना चाहिए। उससे काम हो जाएगा। जो मिंगरुई दंग रह गया। क्या किसी को बचाने का ये तरीका बहुत ज्यादा अजीब नहीं है? मैं बस मुशु हॉस्पिटल के B2 के कॉरिडोर में खड़ा रहूंगा और इससे लियो फू अब फंसी नहीं रहेगी और उस एरिया से एस्केप कर पाएगी जो मुझे नर्क जैसा फील कराता है। इसके पीछे क्या प्रिंसिपल है? एक मेल असासिन को फॉर्मेशन नोड के रूप में यूज करना, या ये सोचते ही जो मिंगरुई के दिमाग में अचानक एक बात चमकी। क्या ऐसा हो सकता है कि मेरे बारे में कुछ स्पेशल हो? B2 एलिवेटर लॉबी में। वहां से किसी को बचाने के लिए क्या कोई केवल मदर की हेल्प मांग सकता है? लुमियन ने उन वर्ड्स पर विचार किया जो उसने अभी अभी सुने थे। उसकी नज़र लू योंगान के चेहरे पर पड़ी। वो चेहरा एक फुल मून की तरह बदलती हुई लाइट और शैडो से ढका हुआ था, धुंधला और अस्पष्ट। लुमियन ने कुछ सेकंड के लिए लू योंगान को गहराई से देखा, फिर शांति से कहा, मेरे पास दूसरे मेथड्स हैं। अभी के लिए मुझे मदर की हेल्प लेने की ज़रूरत नहीं है। तुम्हें ऑब्स्टेट्रिक्स डिपार्टमेंट में वापस चले जाना चाहिए। अगर मुझे वाकई मदर की हेल्प मांगने की ज़रूरत पड़ी तो मुझे पता है कि क्या करना है। लू योंगान ने उसे मनाने की कोशिश नहीं की, बल्कि अपना सिर थोड़ा झुकाया और कहा, जी चाइल्ड ऑफ गॉड। अगले ही सेकंड वो इमरजेंसी स्टेयरवेल की तरफ मुड़ गई और सीढ़ियों से ऊपर जाने लगी। लुमियन ने लू योंगान के सीढ़ियां चढ़ने का इंतजार नहीं किया। वो तेजी से मुड़ा, एलिवेटर लॉबी के किनारे की तरफ कुछ कदम बढ़ाए और उस डार्क एबिस में देखा जो अब उसकी पहुंच के भीतर था। फिर उसने ट्रैवलर्स बैग के अंदर हाथ डाला और एक आइटम बाहर निकाला। वो आइटम एक ग्लास बॉटल में रखी हल्के पीले रंग की और लाल सेमी सॉलिफाइड कैंडल थी। कॉप्स वैक्स कैंडल। लुमियन ने पहले जेना और लू योंगान से झूठ नहीं बोला था। उसने सचमुच ये सोच रखा था कि अगर उसे मुशु हॉस्पिटल के बॉटम पर छापा मारना पड़ा और सबोटॉज करने की कोशिश करनी पड़ी तो वो क्या करेगा, और वो एक इनिशियल प्लान के साथ आया था, हालांकि उसे बहुत ज़्यादा कॉन्फिडेंस नहीं था। इस प्लान का कोर वो कॉप्स वैक्स कैंडल थी जो ब्लू अवेंजर पर ट्यूडर ट्रेजरी से मिली थी। लुमियन ने पहले एक बार कॉप्स वैक्स कैंडल का यूज़ किया था, जिससे उसने करस्पॉन्डिंग सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया था, एक अजीब सिटी को देखा था और एक अवर्णनीय हॉरर को सेंस किया था। उसका मानना था कि वह सिटी और वो हॉरर किसी तरह का ऑब्जेक्ट, विल या एग्जिस्टेंस होना चाहिए जो एलिस्टा ट्यूडर के साथ मिलकर सभी ट्रू गॉड्स को नीचे खींच सकता है और हंटर तथा डेमनेस दोनों पाथवेज के टॉप पोजीशंस पर कब्जा कर सकता है। दूसरे वर्ड्स में इसे रफली मिस्टर फूल, द ग्रेट मदर, द मदर ट्री ऑफ डिजायर और द सेलेस्टियल वर्दी ऑफ हेवन एंड अर्थ फॉर ब्लेसिंग्स के सेम लेवल पर होना चाहिए। लुमियन का प्लान मुशु हॉस्पिटल के B2 में सपने के सबकॉन्शियस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा और मदर ट्री ऑफ डिजायर के एबिस सिंबल के कॉम्बिनेशन से बने बॉटमलेस डार्कनेस के बगल में इस कॉप्स वैक्स कैंडल को जलाने का था, ताकि एक सीक्रेट कॉन्ट्रैक्ट पूरा किया जा सके और उस अजीब सिटी या उस खौफनाक विल के साथ एक सर्टन कनेक्शन एस्टैब्लिश किया जा सके। उस समय वो विल मुशु हॉस्पिटल के बॉटम और ड्रीम सिटी में भी इंटरेस्टेड होगी, और ये जगह खुद एक की नोट थी जहां ग्रेट एग्जिस्टेंसेस ने अपनी कुछ पावर इन्फिल्ट्रेट की थी। लुमियन मुस्कुराया। वो उस क्योटिक सिचुएशन का इंतजार कर रहा था जो इसके बाद होने वाली थी। वो इस बात को लेकर इतना कंसर्न नहीं था कि उसके खुद के साथ क्या हो सकता है। लुमियन ने अपनी उंगलियों को एक साथ रगड़ा, जिससे एक ब्लैक फ्लेम पैदा हुई जिसने मैडनेस और वायलेंस को दबा दिया। पिछली बार की तरह नहीं, जब उसने कॉप्स वैक्स कैंडल को जलाने के लिए हंटर्स फ्लेम का यूज करना चुना था, या डेमनेस की ब्लैक फ्लेम और स्पिरिचुअलिटी के बीच फ्रिक्शन से पैदा हुई रिचुअल फायर पर रिलाई किया था। इस बार उसने फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज किया, एक ऐसी फ्लेम जो हंटर और डेमनेस पाथवेज के अमलगमेशन से बनी थी। ये कॉप्स वैक्स कैंडल के एसेंस के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था। यह कॉप्स वैक्स कैंडल आयरन ब्लडेड नाइट, जो हंटर पाथवे का एक डेमीगॉड था, और डेमनेस ऑफ डिस्पेयर, जो डेमनेस पाथवे की एक डेमीगॉड थी, के कॉप्स ऑयल को दूसरे सब्सटेंसेस के साथ ब्लेंड करके बनाई गई थी। बर्निंग फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन का यूज करते हुए लुमियन ने कॉप्स वैक्स कैंडल की ब्लैक विक को जलाया। कूदती हुई थोड़ी ब्लैक कैंडल लाइट पर एक नज़र डालने के बाद उसने अपनी नज़र उस घनी डार्क दिल को दहला देने वाली डरावनी इल्यूजरी एबिस की तरफ घुमाई। अपने चेहरे पर एक स्टनिंगली ब्यूटीफुल स्माइल के साथ उसने शांति से कहा, मैं यहाँ तुमसे जुड़ने नहीं आया हूँ, मैं इस जगह को डिस्ट्रॉय करने आया हूँ। फ्रैंका उस असीम खालीपन के घने अंधेरे में और गहरी गिरती चली गई। उसे पैर टिकाने की कोई जगह नहीं मिल रही थी।
उसके इमोशंस और स्पिरिट एक और एबिस में गिरते हुए लग रहे थे। वो तेजी से डिप्रेस्ड, डिस्पोंडेंट और डिस्परेट होती जा रही थी, जिससे धीरे धीरे मैलिस का एक टच पैदा हो रहा था। अचानक उसके नीचे ग्रेश व्हाइट फॉग का एक फैलता हुआ मास दिखाई दिया। यह फॉग घने अंधेरे के साथ सेमी मर्ज स्टेट में था, जो ये इंडिकेट कर रहा था कि ये एक रियल ऑब्जेक्ट होने के बजाय एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा हो सकता है। फ्रैंका ने लेफ्ट और राइट देखा। उसे लगा कि वो अब और नीचे नहीं गिर सकती, क्योंकि उसने सेंस किया कि वो बंधने वाली थी, एबिस की गुलाम बनने वाली थी, ठीक उन ऑर्डरलीज की तरह। उसने अब इससे बचना बंद कर दिया। वो उस हाफ डार्क हाफ लाइट ग्रेश व्हाइट फॉग की तरफ गिरने लगी और लगातार बड़बड़ा रही थी। अगर ये फॉर्च्यून है तो ये मिसफॉर्च्यून नहीं है। अगर ये मिसफॉर्च्यून है तो इससे बचा नहीं जा सकता। अगर ये फॉर्च्यून है तो ये मिसफॉर्च्यून नहीं है। अगर ये मिसफॉर्च्यून है तो इससे बचा नहीं जा सकता। अगर ये फॉर्च्यून है तो ये मिसफॉर्च्यून नहीं है। अगर ये मिसफॉर्च्यून है तो इससे बचा नहीं जा सकता। बड़बड़ाते हुए फ्रैंका का कांटेक्ट उस ग्रेश व्हाइट फॉग से हुआ और वो उसके अंदर पेनिट्रेट कर गई। जल्द ही उसके पैरों ने सॉफ्ट फ्लफी क्लाउड्स को टच किया और वो अचानक शॉक, सैडनेस, डिस्पेयर और पेन से भर गई। वह जानती थी कि ये वास्तव में उसकी इनर फीलिंग्स नहीं थीं, बल्कि इस एरिया में फैली इंटेंस इमोशंस थीं, जिसने उसे एनवेलोप कर लिया था, उसके माइंड को इरोड कर रही थीं, जिससे उसे ऐसा फील हो रहा था जैसे वो करप्ट हो गई हो। अगले ही पल फ्रैंका को लाइट का एक धुंधला, ब्रिलियंट डोर दिखाई दिया, जो थोड़े ब्लू ब्लैक रंग से रंगा हुआ था। वो लाइट का डोर अनगिनत लेयर से बना हुआ लग रहा था, धीरे धीरे घूम रहा था। कुछ ट्रांसपेरेंट थे, कुछ सेमी ट्रांसपेरेंट थे। फ्रैंका ने यह भी देखा कि लाइट के डोर के ऊपर से ब्लैक थिन लाइंस नीचे लटकी हुई थीं, जो एक के बाद एक लगभग ट्रांसपेरेंट और इनविजिबल कोकून को सस्पेंड कर रही थीं। वे कोकून किसी अननोन सोर्स से आने वाली हवा से धीरे धीरे हिल रहे थे, हल्के से स्विंग कर रहे थे, कभी कभी टर्न हो रहे थे। फ्रैंका ने कुछ देर तक सावधानी से गौर किया और पाया कि अलग अलग कोकून्स में अलग अलग लोग थे। वहाँ ब्लैक लोग थे, एशियंस थे, वाइट लोग थे, कुछ जीन्स पहने हुए थे, कुछ ब्राइट और गॉर्जियस कपड़ों में थे, कुछ एनिमे स्टाइल आउटफिट्स में थे, कुछ फ़ोन पकड़े हुए थे। उन सभी की आंखें कसकर बंद थीं, जैसे कि वे अभी पूरी तरह से मरे न हों। ये उस पहले साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के बहुत सिमिलर था, जिसका सामना हमने कॉरिडोर में किया था, सिवाय इसके कि वहाँ पहले लाइट का डोर या कोकून्स नहीं थे। फ्रैंका, जो अभी भी आसपास के इमोशन से इरोड हो रही थी, ने अचानक इसे उस हॉल से एसोसिएट किया जहां हुआंग जियाजिया, आई नाना और बाकी लोग सस्पेंडेड थे, जिससे उसे कुछ समझ मिली, लेकिन वो कंफ्यूज्ड भी फील कर रही थी। उसने फिर से ध्यान से देखा और नोटिस किया कि 3 कोकून्स खाली थे। वे स्प्लिट ओपन हो चुके थे और उनके अंदर के लोगों का कहीं पता नहीं था। क्या उन्हें बाहर भेज दिया गया था? उन्हें कहाँ भेजा गया था? फ्रैंका ने पॉसिबल डिटेल्स के खिलाफ विजिलेंटली गार्ड किया और इंस्टिंक्टिवली साइड में कुछ कदम बढ़ गई। एक और इनविजिबल हवा पास से गुजरी और वे कोकून्स फिर से हिलने लगे, कुछ फ्रैंका की तरफ टर्न हो गए। फ्रैंका की नज़र उन पर पड़ी, उसकी प्यूपिल्स अचानक डायलेट हो गईं। उसे एक फैमिलियर फिगर दिखाई दिया। वो एक ट्रांसपेरेंट कोकून के अंदर सीधा खड़ा एक आदमी था। उसका सिर थोड़ा झुका हुआ था और उसने असासिन्स क्रीड 2 के प्रोटैगनिस्ट के कपड़े पहने हुए थे। वो खुद थी। ये ट्रांसमिग्रेशन से पहले वो खुद था। ट्रांसपेरेंट कोकून में लटके अपने पास सेल्फ को देखते हुए फ्रैंका का दिमाग कई थॉट से गूंज उठा, जैसे उबलता हुआ ओटमील हो। ये जगह असल में क्या है? क्या ये मिस्टर फूल का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है या सेलेस्टियल वर्दी का? क्या मैं भी इस तरह एक कोकून में बंद थी जो लाइट के डोर के ऊपर लटका हुआ था, अपनी मेमोरी खोने से लेकर ट्रांसमिग्रेशन पूरा करने तक? क्या बाकी कोकून्स में रिसर्च सोसाइटी के दूसरे मेंबर्स हैं? वे 3 खाली कोकून्स क्या रिप्रेजेंट करते हैं? हमें किसने लटकाया? ये हाई सीक्वेंस सीयर पाथवे के मैनिफेस्टेशन से बहुत सिमिलर है। क्या सेलेस्टियल वर्दी ने ऐसा किया था? तो क्या ये मिस्टर फूल का साइकोलॉजिकल ट्रॉमा है? वाह! जैसे ही ये थॉट्स फ्रैंका के दिमाग में कौंधे, ब्रिलियंट लाइट गेट के पीछे का कुछ ग्रे फॉग छंट गया, जिससे एक स्फेयर दिखाई दिया। ये स्पेस से, मून से, प्लैनेट का एक व्यू था। फ्रैंका ने तब नॉर्दर्न और साउदर्न कॉन्टिनेंट्स को देखा। वेस्टर्न कॉन्टिनेंट ग्रेश व्हाइट मिस्ट की एक लेयर से ढका हुआ था और ईस्टर्न कॉन्टिनेंट अंधेरे में डूबा हुआ था। उसी समय गंभीरता के पुट वाली एक आवाज उसके कानों में गूंजी। इस जगह का एक एंशिएंट नाम है जिसे कहते हैं चेरनोबिल। इस जगह का एक एंशिएंट नाम है जिसे कहते हैं चेरनोबिल। उद्धरण चिन्ह ... उद्धरण चिन्ह। जैसे ही वो आवाज गूंजी, फ्रैंका ग्रे फॉग की गहराइयों में उस फैमिलियर लेकिन अजीब प्लैनेट को और उन 4 कॉन्टिनेंट्स ईस्ट, साउथ, वेस्ट और नॉर्थ को खाली नजरों से देखती रही, जो कुछ हद तक बदल चुके थे लेकिन फिर भी पहचानने लायक थे। वो ऐसी रह गई जैसे उस पर बिजली गिर गई हो। अचानक वो कई सवालों को समझ गई, जिनके जवाब वो पहले नहीं ढूंढ पा रही थी या दूसरी एक्सप्लेनेशंस ढूंढते हुए कुछ आंसर्स को अवॉइड कर रही थी। क्यों इस वर्ल्ड में भी एक साल में 365 दिन होते हैं और हर 4 साल में एक एक्स्ट्रा दिन होता है?
क्यों इस वर्ल्ड में भी एक दिन में 24 घंटे, 1 घंटे में 60 मिनट और 1 मिनट में 60 सेकंड होते हैं? क्यों इस वर्ल्ड में ह्यूमन बॉडी का स्ट्रक्चर अर्थ के जैसा ही था और मोस्ट एलिमेंट्स में करस्पॉन्डिंग रिलेशनशिप्स पाई जा सकती हैं? क्यों मिस्टर फूल का सपना एक मॉडर्न सिटी था? क्यों मिस्टर फूल के मैरियोनेट टाउन का नाम यूटोपिया था? क्यों मिस्टर फूल के अवतार्स के नाम गेहरमन स्पैरो और मर्लिन हर्मिस थे? फ्रैंका अपनी मेमोरी के उस अजीब लेकिन फैमिलियर प्लैनेट को, उन 4 कॉन्टिनेंट्स और सपने जैसे ब्लू ओशंस को खाली नजरों से देखती रही। अनजाने में ही उसके चेहरे पर नमकीन गीले आंसू बहने लगे थे। उसका दिमाग उसे आंसर बता रहा था, लेकिन उसका दिल इसे एक्सेप्ट करने से मना कर रहा था। यह वर्ल्ड शायद अर्थ ही है। फ्रैंका का विजन पहले से ही धुंधला था, लेकिन उसने अपनी आंखें बंद करने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि वो उन इमेजेस को देख लेगी जो हमेशा आधी रात के सपनों में उसके सामने आती थीं। उसका दिल एक इंटेंस शॉक, सैडनेस और इमेंस डिस्पेयर और पेन से फट पड़ा, जो करंट एरिया में फैले इंटेंस इमोशंस के ऑलमोस्ट आइडेंटिकल था, जिसे अलग नहीं किया जा सकता था, और ऐसा लग रहा था जैसे वे मर्ज हो रहे हों। शायद हम कभी गए ही नहीं, लेकिन हम कभी वापस नहीं जा सकते। त्रियर, एक लग्जरियस विला के अंदर। फ्रैंका के रूम में मैडम जजमेंट, मैडम मैजिशियन और मैडम जस्टिस बेड साइड के पास इकट्ठा हुई थीं। वो रो रही है, मैडम जजमेंट, जो फ्रैंका की कंडीशन को ऑब्जर्व कर रही थी, ने अचानक कहा। नींद में फ्रैंका की आंखों के कोने मिस्टीरियसली गीले हो गए थे। आंसुओं के निशान दोनों तरफ फैल रहे थे और उसके फ्लैक्सन हेयर में गायब हो रहे थे, जो काफी डार्क हो चुके थे। ऐसा लग रहा था जैसे वो कोई एक्सट्रीमली सैड सपना देख रही हो। इस मोमेंट पर मैडम जजमेंट और मैडम मैजिशियन ये पूरी तरह नहीं समझ पा रही थी कि 2 ऑफ कप्स सपने देखते हुए चुपचाप क्यों रोएगी। उन्होंने एंटिसिपेट किया था कि रियलिटी में फ्रैंका के एक्सप्रेशन में क्या चेंजेस आ सकते हैं, चाहे वो पेन में तड़पना हो, मैडनेस में एग्जैजरेट होना हो या एक्सट्रीम प्लेजर में गिरना हो। ये सभी प्रिडिक्टेबल पॉसिबिलिटीज थीं, लेकिन वो रो क्यों रही होगी? और जो आंसू बह रहे थे उनमें सैडनेस और डिस्पेयर का डोमिनेशन था। क्या उसके साथियों में से कोई मिसफॉर्चून से मिला होगा? मैडम मैजिशियन ने अपनी नज़र दूसरे कमरों की तरफ दौड़ाई और पाया कि लुमियन, जेना, एंथनी और लुडविग सभी अभी भी अलाइव थे, हालांकि पहले 2 एक आईसी एक्सप्रेशन के साथ और दूसरा सपने में भी पेन और अर्जेंसी को छिपाने में अनेबल था। क्या तुम उसे प्लेकेट नहीं करने जा रही हो? मैडम जजमेंट ने मैडम जस्टिस से पूछा, जो एक मेंटल और साइकोलॉजिकल एनालिसिस कंडक्ट कर रही थीं। चूंकि सपने में एक्सपीरियंस किया गया मेंटल करप्शन और इमोशनल इम्पैक्ट रियलिटी में रिफ्लेक्ट होगा, इसलिए रियलिटी में करस्पॉन्डिंग साइकोलॉजिकल इश्यूज और मेंटल इलनेसेस को ट्रीट करना सपने में मौजूद पर्सन को भी ट्रूली अफेक्ट करेगा। एक ऐसे सपने में जिसके कोर में स्पिरिट और साइकोलॉजी हो, इस एस्पेक्ट में इनसाइड और आउटसाइड को अलग नहीं किया जा सकता था, जहां ट्रूथ और फॉल्सहुड ब्लेंड हो रहे थे। मैडम जस्टिस की एमरॉल्ड आइज में एक थॉटफुल एक्सप्रेशन दिखा। 2 ऑफ कप्स के करंट इमोशंस में इमेंस डिस्पेयर है, जो उसकी ट्रू स्टेट का भी एक मैनिफेस्टेशन है, और उसे भी राइट नाउ जिसकी ज़रूरत है वो प्रिसाइजली डिस्पेयर है, एक्सट्रीम डिस्पेयर। ये वर्ड सुनकर मैडम मैजिशियन हेल्प नहीं कर सकी, लेकिन अपना सिर घुमाकर ईस्ट की तरफ नाइट स्काई को देखने लगी। उसने धीमी आवाज़ में कहा, हाँ, 2 ऑफ कप्स ने सपने की यूनिकनेस का लेवरेज उठाकर पहले ही फोर्सिबली एडवांस कर लिया है। उसे अब सबसे ज़्यादा ज़रूरत डिस्पेयर, इंटेंस और इमेंस डिस्पेयर की है। ये उसे पोर्शन को क्विकली डाइजेस्ट करने में हेल्प कर सकता है। मुझे यकीन नहीं है कि वो अभी एग्जैक्टली क्या देख रही है या एक्सपीरियंस कर रही है, लेकिन करंट सिचुएशन से मेकिंग वन सेल्फ डिस्पेयर पार्ट इनफ होना चाहिए। बाद में हमें दूसरों को डिस्पेयर करने का एक अपॉर्चुनिटी ढूंढना होगा। मैडम जस्टिस ने थोड़ा सिर हिलाया और कहा, एक बार 2 ऑफ कप्स का करंट डिस्पेयर कुछ हद तक कम हो जाए तो मैं साइकोलॉजिकल ट्रीटमेंट प्रोवाइड करूंगी। अब उसे दूसरी हेल्प की ज़रूरत हो सकती है। जैसे ही वाइट पैटर्न्स वाली ग्रीन ड्रेस पहने हुए इस मेजर अरकाना कार्ड होल्डर ने बात की, मैडम मैजिशियन ने अपनी आर्म्स को हाफ ओपन किया। उनके सामने स्टारलाइट के पॉइंट्स गैदर हुए और कंडेंस होकर एक इल्यूजरी लेकिन ब्रिलियंट डबल डोर बन गए। ये डोर धीरे धीरे खुला, जिससे अंदर ग्रे वाइट फॉग की एक पतली लेयर दिखाई दी। वो ड्रीम सिटी को रिप्रेजेंट करता था। डोर पाथवे की एक एंजल होने के नाते मैडम मैजिशियन को एक डोर ओपन करने, और अगर वो सचमुच चाहती तो मिस्टर फूल के सपने में फोर्सिबली एंटर करने में कोई प्रॉब्लम नहीं थी। बेशक, क्या ऐसी फोर्सेबल एंट्री का रिजल्ट ये होगा कि उन्हें इंस्टेंटली ऑब्जर्व कर लिया जाए, वे कंट्रोल खो दें, या अननोइंगली सेलेस्टियल वर्दी की मैरियोनेट बन जाएं, ये अननोन था। इस मैटर में अननोन इस बात को रेफर करता था कि इन 2 आउटकम्स में से कौन सा होगा, न कि इस बात को कि क्या ये 2 आउटकम्स दिखाई देंगे या नहीं। मैडम मैजिशियन के एस्ट्रोमेंसी रिजल्ट्स के अकॉर्डिंग इस बात के बहुत कम चांस थे कि उनका सामना किसी भी चीज़ से न हो, और ये इस बात पर बेस्ड था कि मिस्टर फूल के पास एक सर्टेन एडवांटेज हो, या वे 2 ग्रेट एग्जिस्टेंसेस इंटेंस म्यूचुअल कॉम्बैट के फेज में हों। वो जो करने वाली थी वो निश्चित रूप से अंदर घुसकर फ्रैंका को रेस्क्यू करना नहीं था, बल्कि ऐसा डोर ओपन करना
करस्पॉन्डिंग चैनल एस्टैब्लिश करना और मैडम जस्टिस की हेल्प करना था, जो एक ड्रीम वीवर थी। ओरिजिनली मैडम जस्टिस केवल सपने की सिचुएशन के कुछ पार्ट में चेंजेस को मॉनिटर कर सकती थी, और वो भी एक वेग परसेप्चुअल तरीके से। ऐसे डोर के साथ वो सपने के सर्टेन एरियाज या करस्पॉन्डिंग कैरेक्टर्स पर डायरेक्टली कुछ इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकती थी। इस सिचुएशन में वो, जिन्हें सपने से 3 बार बाहर फेंक दिया गया था, ज़्यादा कुछ नहीं कर सकती थी, लेकिन वे फ्रैंका तक जो कन्वे करना चाहती थी वो बस एक ब्रीफ सेंटेंस था। जैसे ही ड्रीम सिटी का डोर खुला, मैडम जस्टिस ने अपनी एमराल्ड आइज बंद कर ली, जो ह्यूमन सॉइल को रिफ्लेक्ट करने में एबल लगती थी, अपना राइट हैंड उठाया और हवा में ड्रीम लाइक अनरियल सिंबल स्केच करने लगी। मुशु हॉस्पिटल, B2, एलिवेटर लॉबी का किनारा। लुमियन उस इल्यूजरी डार्क एबिस को देखते हुए, धुंधली सी स्वीट और वार्म डार्क फ्रैग्रेंस को इनहेल करते हुए, अपनी बोन मैरो में हो रही एजिटेशन और डिजायर्स को एंड्योर करते हुए ऐसा फील कर रहा था जैसे उसकी पूरी बीइंग इग्नाइट होने वाली हो। उसने एथेरियल क्वाइट्यूड की एक स्टेट में एंटर किया। उसका दिमाग और थॉट्स धीरे धीरे डिस्पर्स हो गए और टाइम के पैसेज के साथ तेजी से नंब होते गए। फाइनली उसने एक डार्क ह्यू से रंगे हुए फॉग को देखा। उसे ऐसा फील हुआ जैसे वो ऐसे ही किसी फॉग से वॉक कर रहा हो, बिल्कुल पहले की तरह। उसने कई बिल्डिंग्स के आउटलाइंस देखे, धुंधली गलियों में ट्रेन्स जैसी चलती हुई चीजें देखी, गोल पंखों से अपने चेहरे ढके हुए लेडीज को देखा जो इंसानों द्वारा खींचे जाने वाले कैनोपीड 2 व्हील्ड कार्ट्स पर बैठकर उसकी तरफ आ रही थीं। वो ऊपर की तरफ फ्लाई कर गया, उस घने फॉग की गहराइयों की तरफ फ्लाई किया, इस अजीब सिटी में कहीं फ्लाई करके गया। वहाँ एक पेक्यूलियर हाई टॉवर रह गया था जो केवल एक शैडो था, और टॉवर के बॉटम से एक अवर्णनीय ग्लूम और हॉरर एमनेट हो रहा था। लुमियन ने अपने दिल के डर और अपनी बॉडी के ट्रेम्बलिंग को सप्रेस करते हुए नीचे डिसेंड किया, टॉवर में एंटर किया और सीधे बॉटम की तरफ बढ़ गया। उसने तब अंधेरे में मेल्ड होता हुआ एक एंशिएंट वेल देखा कि उस एंशिएंट वेल की चारों दीवारें मॉस कवर्ड स्टोन ब्लॉक से बनी हुई थीं। स्टोन ब्लॉक्स पर लॉक की हुई आयरन ब्लैक चेन्स देखीं, जो उस एंशिएंट वेल की गहराइयों में नीचे लटकी हुई थीं। इन चेन्स के सरफेस पर कई रिलीफ्स थे, लेकिन वे ब्लरी थे, जिससे लुमियन के लिए डिसर्न करना डिफिकल्ट हो रहा था। खुद को कंट्रोल करने में अनेबल होकर लुमियन ने अपना सिर बाहर निकाला और एंशिएंट वेल के बॉटम की तरफ देखने की कोशिश की। जो चीज़ उसकी आंखों से टकराई वो एक घना ईरी ब्लड रेड कलर था। ऐसा लग रहा था जैसे ये ब्लड की एक अननोन अमाउंट से बना हो। नेक्स्ट, लुमियन को रस्ट के सेंस के साथ मिक्स्ड एक फिशी ओडर आई। उसने हैरान होकर अपनी नज़र अपनी नोज की तरफ घुमाई और पाया कि ब्लड किसी तरह पहले ही उसकी नॉस्ट्रल से बह चुका था, बिल्कुल रियल ब्लड की तरह। अचानक लुमियन के पेरिफेरल विजन ने उस ब्लड कलर्ड वेल वाटर में अपने सिर और चेहरे को क्लियरली रिफ्लेक्टेड पकड़ा। उसके राइट हैंड की पाम इंस्टेंटली स्कॉचिंग हॉट हो गई और एक मैनिक और वायलेंट ऑरा बाढ़ की तरह बाहर सर्ज करने लगा। इसे एक कोल्ड और डेथली स्टिलनेस ने ब्लॉक कर दिया। स्पिरिचुअल सीक्रेट डीप प्रोसेस के बाहर मुशु हॉस्पिटल के B2 पर लुमियन की बॉडी विजिबली कांप उठी। उसके बाल ऊपर की तरफ फ्लोट करने लगे। उसका चेहरा कभी स्टनिंग लुमिना का, कभी ज़्यादा हैंडसम सिक्योरिटी गार्ड ली मिंग का दिखने लगा। उसका चेस्ट कभी स्वेल होता, कभी फ्लैटन हो जाता। उसका ऑरा कभी फेमिनिन और सिडक्टिव, कभी मैस्कुलिन और वायलेंट हो जाता। वो इन दो स्टेट्स के बीच लगातार स्विच कर रहा था, और अगर उसके पास इनमें से कोई एक भी मिसिंग होता तो उसकी बॉडी इसे विदस्टैंड करने में एबल नहीं हो पाती। वो क्विकली कोलैप्स हो जाती और एक आउट ऑफ कंट्रोल मॉन्स्टर बन जाती। एंशिएंट वेल के किनारे पर खड़े लुमियन ने एक टेरिफाइंग विल को सेंस किया जो सब कुछ डिस्ट्रॉय कर सकती थी। उसने फील किया कि वो एंशिएंट वेल की गहराइयों से अपनी नज़र डाल रही है, उसे ऑब्जर्व कर रही है। एक एसेटिक की एबिलिटी होने के बावजूद खुद को फोर्सिबली कंट्रोल करते हुए भी लुमियन सीक्रेट डीड रिचुअल से ब्रेक अवे करने और अपनी आंखें खोलने से खुद को रोक नहीं सका। उसका राइट पाम अभी भी स्टिंग कर रहा था, पहले से कहीं ज़्यादा इंटेंसली। उसकी आंखें एक डीप ब्लैक थीं, एक ऐसा ब्लैक जो इतना डीप था कि उसके अंदर डेथ भी एग्जिस्ट नहीं करती थी, किसी भी लाइफ से रहित। उसके सामने डार्क एबिस के उस वॉइड में अचानक एक वॉर्टेक्स दिखाई दिया जो बॉटम की तरफ स्पाइरल हो रहा था। बॉटमलेस डार्कनेस ऐसा लगा जैसे भीतर गहराई से किसी फोर्स द्वारा खींची जा रही हो, या किसी इनविजिबल जाइंट हैंड द्वारा जबरदस्ती नीचे दबाई जा रही हो, जिससे वो अचानक कोलैप्स हो गई और कई मीटर चौड़ा एक फ्रेंटिक वॉर्टेक्स बन गया। ये वॉर्टेक्स डार्कनेस के एंड की तरफ घूमता रहा, एक एंशिएंट वेल की तरह गहरा और गहरा होता गया। उसी समय लुमियन की बॉडी पर मौजूद सभी मिरर्स टूटने की आवाज़ों के साथ चकनाचूर हो गए और मेटल एलिवेटर डोर्स अचानक एक ग्रेश वाइट लेयर से ढक गए, जैसे उन्हें सैंड से रगड़ा गया हो। तुरंत बाद लुमियन ने एक कदम आगे बढ़ाया और वॉर्टेक्स में कूद गया। वॉर्टेक्स के अपीयरेंस के साथ उसे वैगुअली अपने मिरर सब्स्टिट्यूशन का सेंस मिला जो फ्रैंका के पास छूटा हुआ था। उसी समय वो जानता था कि ये वॉर्टेक्स उस गेज और पावर से क्रिएट हुआ था जिसे उसने सीक्रेट डीड रिचुअल के जरिए ड्रॉ किया था, और ये उसे उसकी इंटेंडेड डेस्टिनेशन तक ले जाएगा। वो जानता था कि अगर वो वॉर्टेक्स में गिरता रहा तो वो लाइकली वहाँ पहुँच जाएगा जहाँ फ्रैंका फंसी हुई थी।
उसने अपनी बॉडी को एक फेदर की तरह धीरे धीरे नीचे फ्लोट नहीं होने दिया, बल्कि एक फ्री फॉल पोस्चर बनाए रखा, जिससे उसकी स्पीड बढ़ती गई। उसके कानों में हवा गूंज रही थी और उसकी आंखों को केवल गहरी डार्कनेस दिखाई दे रही थी जो खड़ी चट्टानें बन चुकी थी। क्रैक क्रैक क्रैक। मुशु हॉस्पिटल के हर फ्लोर की ग्लास विंडोज एक्सप्लोसिवली चकनाचूर हो गईं और सभी मिरर जैसी चीजें या तो स्क्रैचेस से ढक गईं या स्टोन जैसे सब्सटेंसेस में बदल गईं। इमरजेंसी सेंटर में रात के कारण मिरर जैसे रिफ्लेक्शंस दिखाने वाले सभी ग्लास एक क्रैक के साथ टूट गए, जिसमें डार्क कलर के चश्मों के कई पेयर्स भी शामिल थे। जो मिंगरुई और लियो शान भी चौंक गए। उन्हें ऐसा लगा जैसे पास में कोई बहुत बड़ा एक्सप्लोजन हुआ हो। हालांकि उन्होंने कोई करस्पॉन्डिंग साउंड नहीं सुनी, न ही उनके कानों में लगातार कोई रिंगिंग हुई। उस एनवायरनमेंट में जहां पेशेंट्स, नर्सेज और डॉक्टर्स अचानक घबरा गए थे, जो मिंगरुई के दिमाग में अचानक एक बात चमकी और उसने लियो शान से धीमी आवाज में कहा, अंडरग्राउंड से कोई एनोमली? पॉसिबली, मुझे भी पक्का नहीं पता। लियो शान झो मिंगरुई से ज्यादा नहीं जानती थी। वो केवल ये गेस कर सकती थी कि लियो फू ने अंडरग्राउंड कुछ किया होगा या उसका सामना किसी चीज से हुआ होगा। जो मिंगरुई ने तेजी से बोलते हुए पूछना जारी रखा, मैं बस B2 में खड़े होकर लियो फू को कैसे रेस्क्यू कर सकता हूँ? लियो शान ने जवाब में हकलाते हुए कहा, ये एक गेस था। क्या? क्योंकि तुम्हारे बारे में कुछ स्पेशल है, जैसा कि एक्सपेक्टेड था। जो मिंगरुई ने क्विकली प्रेस किया, क्या स्पेशल है? तुम? मैं असल में स्पेसिफिक डिटेल्स पर उतनी क्लियर नहीं हूँ। लियो शान को अचानक रियलाइज हुआ कि अगर उसने क्लियरली एक्सप्लेन किया तो अनएक्सपेक्टेड चेंजेस हो सकते हैं, इसलिए उसने टॉपिक को वापस ट्रैक पर लाते हुए कहा, मुझे यकीन नहीं है कि तुम्हारा B2 में खड़ा होना सचमुच इफेक्टिव होगा या नहीं। अगर कुछ नहीं बदलता तो हम बस इतना ही कर सकते हैं। अगर चेंजेस होते हैं लेकिन लियो फू के एस्केप करने के लिए इनफ नहीं है, तो शायद तुम्हें कुछ और करने की ज़रूरत होगी। एग्जैक्टली क्या करना है ये एक्चुअल सिचुएशन पर डिपेंड करता है। उस समय तुम ना करने का चॉइस चुन सकते हो, लेकिन अगर तुम विलिंग हो, मैं तुम्हारे आगे चलूंगी। जो मिंगरुई ने लियो शान को गहराई से देखा और कुछ सेकंड के साइलेंस के बाद कहा, ओके। लियो शान, जो लगातार प्लीड करने का प्लान बना रही थी, दंग रह गई। अब चलते हैं। जो मिंगरुई नियरेस्ट एलिवेटर की तरफ जाने वाले कॉरिडोर की तरफ भागा। एक लाइफ बचाने से ज्यादा इंपॉर्टेंट कुछ नहीं है। लियो शान जल्दबाजी में पीछे हो ली और आसानी से झो मिंगरुई के आगे लीड ले ली। उनके एक्शंस इमरजेंसी सेंटर में बिल्कुल भी कॉन्स्पिक्यूअस नहीं थे, जहां क्योटिक स्टेट अभी पूरी तरह से शांत नहीं हुई थी। ये देखकर अंधेरे में छिपी जेना ने चुपके से राहत की सांस ली। झो मिंगरुई और लियो शान के कुछ डिस्टेंस तक भाग जाने के बाद वो अंधेरे से बाहर आई, खुद को कंसील करने और पीछे फॉलो करने की तैयारी करने लगी, ताकि किसी भी अनएक्सपेक्टेड सिचुएशन से डील करने के लिए रेडी रह सके। इस मोमेंट पर उसने एक सफोकेटिंग पेन महसूस किया, जैसे उसकी बॉडी का ब्लड उसकी स्किन को फाड़कर बाहर निकल जाना चाहता हो और स्प्लैश होना चाहता हो। ये ऐसा था जैसे किसी डीप सी फिश को डायरेक्टली मिड एयर में टेलीपोर्ट कर दिया गया हो। इसके अलावा जेना को अपने थॉट स्टॉल होते हुए और अपने जॉइंट स्टिफ होते हुए भी फील हुए। सपने से बाहर निकाला जाने वाला है, भले ही ये लियो शान के जरिए हो, रात में हो, इनडायरेक्टली हो। झो मिंगरुई को बियॉन्डर मैटर्स के बारे में इन्फॉर्म करना, इससे खुद को बाहर निकाला जाना लीड होगा। जेना थोड़ी देर और रुकना चाहती थी, ये देखने के लिए कि क्या झो मिंगरुई का अंडरग्राउंड एरिया में जाना अच्छे चेंजेस लाएगा, लेकिन वो रेसिस्ट करने में पावरलेस थी। उसके पास इस वर्ल्ड को छोड़ने के अलावा कोई चॉइस नहीं थी। वो उस फोर्स को फॉलो करने लगी जो उसे सपने से बाहर निकाल रही थी। त्रियर, एक लग्जरियस विला के अंदर, फ्रैंका के बेड के पास खड़ी, स्टारलाइट और ग्रेश व्हाइट फॉग के डोर को फेस करते हुए मैडम जस्टिस ने भौहें सिकोड़ी। मैं 2 ऑफ कप्स को सेंस नहीं कर पा रही हूँ, मैं उसके साथ कॉन्टैक्ट एस्टैब्लिश नहीं कर पा रही हूँ। मैं क्लियरली उसकी बॉडी को एक मीडियम के रूप में यूज कर रही थी। मैडम मैजिशियन ने 2 सेकंड के लिए सोचा और कहा, ड्रीम सिटी में उस पार्ट को छोड़कर जिसे हमने अभी तक एक्सप्लोर नहीं किया है और जिसके बारे में नहीं जानते हैं, केवल 3 जगह हैं जहां ऐसी सिचुएशन अगर हो सकती है जहां सोइल, कॉन्शियसनेस और बॉडी के बीच का कनेक्शन टूट जाएगा। एक पुलिस स्टेशन के अंदर है, दूसरा यांगडू प्रिजन है और तीसरा मुशु हॉस्पिटल का अंडरग्राउंड एरिया है। अगर वो अरेस्ट हुई होती या इम्प्रिजन्ड होती तो 2 ऑफ कप्स इतनी डेस्परेट नहीं होती। मैडम जजमेंट ने एक जजमेंट दिया। वो अननोन रीजन से मुशु हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड एरिया में एंटर कर चुकी होगी। जब मैडम मैजिशियन और मैडम जजमेंट सोच रही थीं और बात कर रही थीं, मैडम जस्टिस ने ट्राई करना जारी रखा। अचानक उन सब ने अपने सिर उस रूम की तरफ घुमाए जहां लूमियन सो रहा था। इस मोमेंट पर उन्होंने ग्राउंड को इनएक्सप्लिकेबली कांपते हुए महसूस किया, जैसे गहरी अंडरग्राउंड कोई वोल्केनो इरप्ट हो रहा हो। इसने पूरे विला में सभी मिरर्स और ग्लास विंडोज से कांपने वाली आवाजें प्रोड्यूस कराईं, जो ऑलमोस्ट चकनाचूर होने वाली थीं।
जस्ट कुछ सेकंड के बाद मैडम जस्टिस की एमराल्ड जैसी आंखें अचानक चमक उठीं। मैंने 2 ऑफ कप्स को सेंस कर लिया है, उसने हवा में एक बार फिर ट्रांसपेरेंट सिंबल स्केच करते हुए कहा, जो सपनों और इल्यूजन्स की तरह थे। जैसे ही सिंबल कंप्लीट हुआ, वो एक सपने की बटरफ्लाई की तरह ब्रिलियंट स्टारलाइट डोर से गुजरा और ग्रेश व्हाइट फॉग में डाइव कर गया। ऐसा करने के बाद मैडम जस्टिस ने मैडम जजमेंट और मैडम मैजिशियन से कहा, 7 ऑफ कप्स को सपने से बाहर निकाल दिया गया है, हम उसे यहाँ बुला सकते हैं ताकि वो हमें स्पेसिफिक सिचुएशन बता सके। उस ग्रेश व्हाइट फॉग में जहाँ एक ब्रिलियंट डोर ऑफ लाइट और एक इल्यूजरी प्लैनेट सीधे खड़े थे, चेरनोबिल जैसे वर्ड्स गूंज रहे थे। फ्रैंका ने अपने सामने सब कुछ देखा, उसकी पूरी बीइंग सीमिंगली नंब थी, बस उसका विजन तेजी से धुंधला होता जा रहा था, चाहे कुछ भी हो वो क्लियर नहीं हो पा रहा था। इस मोमेंट पर उसने एक आवाज सुनी जो इतनी डिस्टेंट थी कि ऐसा लगा जैसे स्काई के एज से आ रही हो, जो मैडम जस्टिस की थी। एंशिएंट हर्मिस में लियोडेरो चिल्लाओ। फ्रैंका अचानक जाग उठी, जैसे वो अभी अभी किसी लंबे नाइटमेयर से बाहर आई हो, जिसे रिकॉल करने की उसकी हिम्मत नहीं थी और वो अनविलिंग थी। उसका मुंह कांपा, कोई साउंड नहीं निकली, जैसे वो हमेशा के लिए यहीं सोना चाहती हो। कई सेकंड के बाद फ्रैंका ने आखिरकार धीमी आवाज में पुकारा, लियोडेरो। उस ग्रेश व्हाइट फॉग के ऊपर लुमियन के कदम बादलों जैसी पतली गैस के सरफेस पर पड़े, लेकिन वो अंदर एंटर करने के लिए उसमें पेनेट्रेट नहीं कर सका। उसने फील किया कि ये फॉग उस फॉग से हाईली सिमिलर था जिसने समैरिटन वीमेन स्प्रिंग को सील किया था, और उसका मानना था कि अगर उसके पास अभी भी मिस्टर फूल की सील होती तो वो निश्चित रूप से डायरेक्टली अंदर गिरने में एबल होता, बजाय इसके कि बाहर ब्लॉक हो जाता। 2 मेथड्स ट्राई करने और फेल होने के बाद लुमियन ने अपनी नज़र अपनी राइट पाम की तरफ घुमाई। उसकी पाम पर मौजूद ब्लड एम्परर ब्रांड में कुछ चेंजेस आए थे जब सीक्रेट डीड रिचुअल फोर्सिबली कंप्लीट हुआ था। इसका कलर गहरा और ब्लैकर हो गया था, अब टपकते हुए फ्रेश ब्लड जैसा नहीं था, बल्कि ऑक्सीडाइज्ड ब्लड के डार्क रेड के क्लोजर था। और ये डार्क रेड स्किन के इस पैच को कवर करने वाले पैनल्स के साथ सर्टली मर्ज हो चुका था। लुमियन को अभी ये क्लियर नहीं था कि ऐसे चेंजेस क्या लाएंगे, वो बस इस ब्रांड और कॉप्स वैक्स कैंडल का यूज करके क्विकली एक और सीक्रेट डीड रिचुअल परफॉर्म करना चाहता था। अचानक ड्रीम सिटी के नाइट स्काई में बादल लेयर्स में पाइल अप हो गए। अनगिनत छोटे इलेक्ट्रिक स्नैक्स कूदे और इन बादलों के बीच गैदर हुए, क्विकली एक ह्यूज ट्री जैसे लाइटनिंग बोल्ट में बदल गए। जैसे ही ये लाइटनिंग अपीयर हुई, इसने हेवन और अर्थ के बीच के डिस्टेंस को क्रॉस किया और पूरी सिटी को इल्यूमिनेट कर दिया। ये न्यूमरस लाइटनिंग रॉड्स के ऊपर से गुजरा, मुशु हॉस्पिटल में स्ट्रक किया और अंडरग्राउंड ड्रिल कर गया। लुमियन की बॉडी के बाल अनकंट्रोलेबली खड़े हो गए और उसने इंस्टिंक्टिवली 2 कदम पीछे लिए। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली उसकी आंखों के सामने एक ब्राइट लाइट फ्लैश हुई, जिससे वो गहरी डार्कनेस और ग्रेश व्हाइट मिस्ट को और नहीं देख पा रहा था। एक सिल्वर व्हाइट ट्री जैसी लाइटनिंग का आफ्टरमेज उसकी प्यूपिल्स में रह गया था। जब उसका विजन रिकवर हुआ, लुमियन को ग्रेश व्हाइट फॉग में एक धीरे धीरे हील होता हुआ होल अपीयर हुआ मिला। उसने हेजिटेट नहीं किया, एक कदम आगे बढ़ाया और अंदर कूद गया। वो आउटर फॉग से गुजरा और ब्रिलियंट लाइट डोर के सामने लैंड हुआ। उसे फ्रैंका खाली नजरों से उसकी तरफ घूरते हुए दिखी। उसकी स्किन के बाल और उसके सिर के कुछ बाल खड़े थे। फ्रैंका की आंखों ने लुमियन को रिफ्लेक्ट किया, जिसका जेंडर लगातार स्विच हो रहा था, लेकिन स्पीड स्लो हो रही थी, धीरे धीरे फीमेल फॉर्म की तरफ फिक्स हो रही थी। चलो, लुमियन ने ज्यादा कुछ नहीं कहा। फ्रैंका का आर्म ग्रैब किया और डायरेक्टली अपने राइट शोल्डर पर मौजूद ब्लैक मार्क को एक्टिवेट कर दिया। स्पिरिट वर्ल्ड ट्रैवर्सल। वोर्टेक्स के अभी भी एग्जिस्ट करने के साथ लुमियन आउटसाइड वर्ल्ड के कुछ एरियाज को सेंस कर सकता था। उन दोनों के फिगर्स तुरंत ब्रिलियंट डोर ऑफ लाइट के सामने से गायब हो गए और ऊपर का होल छोटा और गायब होने के क्लोजर होता गया। लुमियन फ्रैंका को कैरी करते हुए वेरियस कलर ब्लॉक से लेयर्ड स्पिरिट वर्ल्ड से ट्रैवल कर रहा था, प्रीडिटरमाइंड सेफ लोकेशन की तरफ बढ़ रहा था। नॉर्मली वो जस्ट 1 सेकंड में डेस्टिनेशन पर पहुंच जाता, लेकिन किसी अननोन रीजन से उसे अब ऐसा फील हुआ जैसे वो विस्कस लिक्विड की लेयर्स और इनविजिबल शैकल से बंधा हुआ हो, बहुत स्लोली मूव कर रहा था और भी स्लो होने के ट्रेंड के साथ। नेक्स्ट, लुमियन को गहरी घनी डार्कनेस पीछे से स्वीप करती हुई दिखी, जो उन दोनों की तरफ रश कर रही थी। वॉर्टेक्स गायब हो चुका था। उस डार्कनेस में एक लाइटलेस वाटर सरफेस पर खड़ी एक ब्लरी ह्यूज फिगर थी और एक एंशिएंट मिरर धीरे धीरे आउटलाइन हो रहा था। लुमियन ने अपने दांत भींचे, अपनी पूरी ताकत के साथ आगे ट्रैवल करते हुए। जैसे ही वो एग्जिट को टच करने वाला था और डार्क एबिस उसे और फ्रैंका को एंगल्फ करने वाला था, सब कुछ अचानक शांत हो गया। लुमियन को अचानक ईज फील हुआ, जैसे कोई क्रिमिनल जो प्रिजन से एस्केप कर गया हो, इंस्टेंटली स्पिरिट वर्ल्ड से पास होकर मुशु हॉस्पिटल के इमरजेंसी सेंटर के एक शैडोई कॉर्नर में अराइव कर रहा हो। उसकी स्पिरिचुअल इंट्यूशन ने उसे बताया कि जेना यहाँ थी। मुशु हॉस्पिटल B2। जो मिंगरुई और लियो शान अपने इंटेंस फियर पर ओवरकम करके एक साथ एलिवेटर से बाहर वॉक करके आए। ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली जो मिंगरुई को इनएक्सप्लिकेबली रिलैक्स्ड फील हुआ, उसके फियर और ड्रेड के फीलिंग्स पूरी तरह से डिसिपेट हो गए।
उसने कंफ्यूजन में भौहें सिकोड़ी और लियो शान से कहा, लियो फू कहाँ फंसी हुई है? लियो शान ने एलिवेटर लॉबी के बाहर डिम लेकिन नॉर्मल वाइट कॉरिडोर को देखा और वो बिल्डरमेंट और डीप थॉट में डूब गई। क्या इसे पहले ही पूरी तरह से कोलैप्स नहीं हो जाना चाहिए था? वह खुद से बड़बड़ाई। वो मिंगरुई को अपनी तरफ देखते हुए और एक जवाब का इंतजार करते हुए देखकर लियो शान ने अनसर्टनली कहा, ऐसा लगता है जैसे चीजें वापस नॉर्मल हो गई हैं। उसने सोचा था कि जो मिंगरुई उसके जजमेंट पर विश्वास नहीं करेगा। आखिरकार उनका सामना किसी भी चीज से नहीं हुआ था और न ही खतरे का कोई साइन दिखा था और वे अभी भी नहीं जानते थे कि लियो फू को रेस्क्यू किया गया था या नहीं। वो कैसे कह सकती थी कि सब कुछ वापस नॉर्मल हो गया था? उसके सरप्राइज के लिए जो मिंगरुई ने थॉटफुली सिर हिलाया। मुझे भी ऐसा ही लगता है। कुछ सेकंड के बाद जो मिंगरुई ने पूछा, क्या हमें अभी भी लियो फू को ढूंढने की जरूरत है? मैं एक बार और देखती हूँ। लियो शान सावधानी से एलिवेटर लॉबी के किनारे तक गई और बाहर झांका। उसने चारों तरफ देखा और महसूस किया कि किसी के न गुजरने के कारण बहुत ज़्यादा शांत होने के अलावा इस अंडरग्राउंड एरिया और किसी दूसरे हॉस्पिटल बेसमेंट के बीच ज़्यादा डिफरेंस नहीं था। इमरजेंसी सेंटर, एक शैडोई कॉर्नर में लुमियन और फ्रैंका ने साइमल्टेनियसली जेना को देखा, जो एक नाइट गाउन पहने हुए थी। उसकी आंखें डास्ड थीं और वो अनसर्टन थी कि क्या करना है। वो सपने से बाहर निकाली जा चुकी है। लुमियन और फ्रैंका दोनों क्विकली सेम कंक्लूजन पर पहुंचे। उस मोमेंट पर जेना ने भी फ्रैंका और लुमियन को स्पॉट किया। उसके दिल का टेंशन और वरी अचानक कम हो गया। बिना ज़्यादा कुछ कहे लुमियन ने अपने दूसरे हाथ से जेना का आर्म ग्रैब किया और उसके साथ शैडोज के किनारे गायब हो गया। वे तीनों जल्द ही देचुआंग गार्डन के रूम 2303 में वापस आ गए। रूम की कंडीशन चेक करने के बाद लुमियन ने जेना से कहा, अब सब कुछ ठीक है, थोड़ा रेस्ट करो। वो श्योर नहीं था कि सपने वाली जेना अभी जो हुआ उसे कैसे रैशनलाइज करेगी, इसलिए उसने अपनी एक्सप्लेनेशन को वेग रखा ताकि किसी भी कॉग्निटिव कॉन्फ्लिक्ट से बचा जा सके। जहाँ तक टेलीपोर्टेशन की बात थी, इसे अब और छिपाना इम्पॉसिबल था। आखिरकार जो मिंगरुई पहले से ही प्ले में मौजूद सुपरनैचुरल पावर से डीपली अवेयर हो चुका था और ड्रीम सिटी में वाकई काफ़ी सारे बियॉन्डर्स एक्टिव थे। जेना ने सरप्राइज होकर फैमिलियर एनवायरनमेंट के चारों तरफ देखा और ओबीडियंटली जवाब दिया, ओके। उसके रूम में एंटर करने और बेड पर लेट जाने के बाद लुमियन ने उसके लिए बेडरूम का डोर क्लोज कर दिया। फिर फ्रैंका की तरफ मुड़ा और कहा, चलो अब मुशु हॉस्पिटल वापस चलते हैं। वहाँ पहुँचने के बाद बात करेंगे कि क्या हुआ था। फ्रैंका ने रीज़न नहीं पूछा और धीरे से सिर हिला दिया। टेलीपोर्टेशन का यूज़ करते हुए लुमियन फ्रैंका को मुशु हॉस्पिटल के बाहर ग्रीनरी में ले गया और अपनी नज़र इमरजेंसी सेंटर और हॉस्पिटल बिल्डिंग की तरफ घुमाई। टूटे हुए ग्लास और दीवारों के झुलसे हुए हिस्सों को देखकर लुमियन ने आखिरकार फ्रैंका से कहा, मुझे लगता है कि आज जो हुआ वो बहुत ज़्यादा कोइंसिडेंस था। जो मिंगरुई मुशु हॉस्पिटल में सिचुएशन इन्वेस्टिगेट करने आया और उसी समय तुम अंडरग्राउंड एरिया में पहुंच गई। एग्जैक्टली क्या हुआ था? कोइंसिडेंस वर्ड सुनकर फ्रैंका के इमोशंस थोड़े डगमगाए। उसने खुद को संभाला और रिकाउंट किया कि कैसे वो और जेना सो जाने के बाद मुशु हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में खुद को पाती हैं, कैसे उनकी मुलाकात लियो शान से हुई, उनके सस्पिशंस और वे साइकोलॉजिकल ट्रॉमास जिनका उन्होंने बाद में सामना किया। उस समय कॉरिडोर कोलैप्स होना स्टार्ट हो गया था। फ्रैंका ने बोलना बंद कर दिया और फिर से साइलेंट हो गई। लुमियन ने उसकी तरफ देखा लेकिन डिटेल्स के लिए प्रेस नहीं किया। इसके बजाय उसने थॉटफुली कहा, यह सचमुच एक कोइंसिडेंस था। अगर तुम इवेंट्स को सेपरेटली देखो तो ये लॉजिकल है कि जो मिंगरुई दिन में मेरी वार्निंग से प्रॉम्प्ट होके आज रात मुशु हॉस्पिटल इन्वेस्टिगेट करने का चॉइस चुनता है। सिमिलरली ये पॉसिबल है कि लियो शान के रूम में या पास में छिपी फोर्स उसके साइकोलॉजिकल ट्रॉमास और सपने के नेचर का एडवांटेज उठाकर तुम्हें हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड में लाए। दोनों रीजनेबल लगते हैं और नेचुरली हो सकते थे, लेकिन ये फैक्ट कि ये दोनों चीज़ें सेम टाइम पर हुई और उन्होंने एक दूसरे को इन्फ्लुएंस किया, ये ऑब्वियस बनाता है कि कुछ गड़बड़ थी। और उसी समय मुझे लू योंगान से एक टिप ऑफ मिला और मैंने मुशु हॉस्पिटल में स्नीक करने के लिए झो मिंगरुई को फॉलो किया। फ्रैंका ने इंस्टिंक्टिवली कहा, लेकिन झो मिंगरुई के लिए कोई अरेंजमेंट कौन सेटअप कर सकता है? उन्हें उसे अरेंज करने की ज़रूरत नहीं थी, हमें अरेंज करना ही इनफ था। लुमियन, जो अभी भी अपनी डेमनेस ऑफ डिस्पेयर की स्टेट में था, ने एक ठंडी हंसी निकाली। झो मिंगरुई मुशु हॉस्पिटल कब इन्वेस्टिगेट करेगा ये अनसर्टेन था, लेकिन एक बार जब उसे स्पॉट कर लिया गया तो वे दूसरी साइड को ट्रिगर कर सकते थे। लियो शान के रूम में या उसके पास छिपी फोर्स ज़रूर कुछ समय से वहाँ रही होगी। उसने पहले या बाद में एक्ट क्यों नहीं किया? आज रात ही क्यों? फ्रैंका एक मोमेंट के लिए साइलेंट हो गई, जैसे आखिरकार उसकी सोचने की एबिलिटी वापस आ गई हो, और बोली, क्या लू योंगान को भी अरेंज किया गया था? नॉट नेसेसरीली।
ये पॉसिबल है कि उन्होंने चाइल्ड ऑफ गॉड के रूप में मेरी प्रॉब्लम को डिस्कवर कर लिया हो और जानते हो कि आज रात कुछ होने वाला है, इसलिए उन्होंने मुझे अंदर ल्यूर किया, तुम्हारी प्रेडिकमेंट का यूज़ करके मुझे ट्रू चाइल्ड ऑफ गॉड बनने के लिए फोर्स किया। कुछ सेकंड सोचने के बाद लुमियन ने ऐड किया, ये भी लाइकली है कि लू योंगान ग्रीन की तरह नहीं है, जो ग्रेट मदर से इन्फ्लुएंस एक ड्रीम पर्सोना है, उसके पास एक एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस है। इस पॉइंट पर लुमियन रुका, उसकी नज़र ठंडी थी जब वो खुद से बड़बड़ाया, वुमेन और चिल्ड्रन के लिए एक गार्जियन। मुशु हॉस्पिटल के अंदर बिल्डिंग का पावर सिस्टम लाइटनिंग स्ट्राइक से अफेक्ट नहीं हुआ था। केवल अपर और लोअर फ्लोर्स को सेपरेट करने वाले ग्राउंड पर एक बहुत ही ऑब्वियस झुलसा हुआ एरिया दिख रहा था और एलिवेटर्स में से एक ने फंक्शन करना बंद कर दिया था। लू योंगान उस डिमली लिट कॉरिडोर से नीचे वॉक करके गई और एक सर्टन रूम तक पहुंची। डोर के बाहर एक वुडन साइन लटका हुआ था जिस पर चाइनीज कैरेक्टर्स लिखे थे, डीन्स ऑफिस। उसने नॉक किया और एंटर किया, टूटी हुई ग्लास विंडो के बगल में मौजूद पर्सन से बात करते हुए। उसने अभी भी मदर की हेल्प का चॉइस नहीं चुना। मैं समझ गया, एक आवाज़ ने रिस्पॉन्ड किया। थ्रियर, एक लग्जरियस विला के अंदर। जेना ने फ्रैंका की स्लीपिंग स्टेट को ऑब्जर्व किया और मैडम जजमेंट, मैडम मैजिशियन और मैडम जस्टिस को उनके कठिन एक्सपीरियंस और फ्रैंका के डिसीजंस रिकाउंट किए। उसके फिनिश करने के बाद मैडम मैजिशियन ने थॉटफुली सिर हिलाया और कहा, ये अभी भी अनक्लियर है कि आज रात के इवेंट से हमें एग्जैक्टली क्या गेन करना था या ट्रू पर्पस क्या था। इससे पहले कि वो अपना सेंटेंस फिनिश कर पाती, मैडम जस्टिस ने सोती हुई फ्रैंका की तरफ देखते हुए कहा, 2 ऑफ कप्स मुशु हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड एरिया को छोड़ चुकी है। मैं अब उसे और उसके सराउंडिंग्स को सेंस कर सकती हूँ। ये सुनते ही जेना की बॉडी थोड़ी डगमगाई, जैसे अचानक राहत मिलने के कारण उसने खुद को सीधा रखने की ताकत भी खो दी हो। उसकी ब्रीदिंग हैवी हो गई और कुछ सेकंड के बाद उसने पूछा, क्या ये खत्म हो गया? पूरी तरह से नहीं, मैडम मैजिशियन ने सोती हुई फ्रैंका से अपनी नज़र हटाते हुए कहा। जेना को कुछ रियलाइज हुआ सा लगा और उसने डीप कंसर्न के साथ पूछा, राइट, उसने सपने में रिचुअल होल्ड किया, क्लेवरली सीक्वेंस 4 में एडवांस किया और एक डेमनेस ऑफ डिस्पेयर बन गई। ये अननोन है कि उसे डिस्पेयर पोर्शन को पूरी तरह से डाइजेस्ट करने में कितना टाइम लगेगा। और जेना अचानक रुक गई, अपना सेंटेंस फिनिश करने में अनेबल होकर। वो जो कहने वाली थी वो था, और हमारा गोल मिस्टर फूल को जितनी जल्दी हो सके जगाना है, इस सपने को एंड करना है, लेकिन वो फ्रैंका के सर्वाइवल की कंडीशंस के साथ कॉन्फ्लिक्ट करेगा। टैरो क्लब के मेजर अरकाना कार्ड होल्डर्स के सामने उसने उन वर्ड्स को बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे उस ब्रूटल आंसर का डर था जो उसे मिल सकता था। मैं तुम्हारी चिंता समझती हूँ, लेकिन ये सचमुच कोई इशू नहीं है, या इसे दूसरे तरीके से कहें तो ये उतना सीरियस नहीं है जितना तुम सोचती हो। है? जेना सरप्राइज थी, दोनों डिलाइटेड और बिल्डर्ड होकर। मैडम जस्टिस ने अपनी सॉफ्ट स्माइल बनाए रखी और एक्सप्लेन किया, फर्स्ट, 2 ऑफ कप्स ने डिस्पेयर पोर्शन को डाइजेस्ट करने में ऑलरेडी कंसिडरेबल प्रोग्रेस कर ली है। उसने मेकिंग वन सेल्फ डिस्पेयर वाला पार्ट कंप्लीट कर लिया है। नेक्स्ट स्टेप, दूसरों को डिस्पेयर करने के अपॉर्चुनिटीज़ ढूंढना है। अगर वो इस प्रोसेस के दौरान अपने एक्टिंग प्रिंसिपल्स को और रिफाइन कर सकती है तो डाइजेशन और भी फास्ट हो जाएगा। जेना ने कंफ्यूज्ड होकर पलकें झपकाईं। उसने एडवांस करने के तुरंत बाद ही डिस्पेयर पोर्शन का ऑलमोस्ट हाफ डाइजेस्ट कर लिया है। हाँ, मैडम मैजिशियन एग्री हुई, उनकी टोन में एक अंडरस्टैंडिंग नोट था। ये उस समय की लूमियन की सिचुएशन से काफ़ी सिमिलर है, एक्सेप्ट कि लूमियन ने क्विकली 2 बून डेमिगॉड्स को डिस्पेयर किया था। एग्जैक्टली, मैडम मैजिशियन ने नॉइंगली सिर हिलाते हुए कंटिन्यू किया, तुम्हारे सर्कमस्टेंस के नेचर और चीज़ें जिस तरह सामने आईं, उसे देखते हुए ये ऑलमोस्ट इनेविटेबल था कि लोग डिस्पेयर की स्टेट में गिरेंगे। मिस्टर फूल के साइकोलॉजिकल ट्रॉमास में ऐसे एलिमेंट्स भी हो सकते हैं जो फ्रैंका को कंप्लीट डिस्पेयर की तरफ पुश करें, ऐसी चीज़ें जो उसकी होप्स और डिज़ायर्स को पूरी तरह से सेवर कर दें। जेना की आंखें थोड़ी हिलीं और वो बड़बड़ाई, काफ़ी बड़ा कोइंसिडेंस है। मैडम जस्टिस ने एक स्माइल के साथ हाँ भरी, हाँ, वो एक रीज़न है, लेकिन दूसरा रीज़न क्यों? मैंने कहा कि 2 ऑफ कप्स का ड्रीम एडवांसमेंट बहुत ज़्यादा सीरियस नहीं है। वो ये है कि थोड़ा टाइम दिए जाने पर, बस कुछ मिनट्स, वो बिना मरे रियलिटी में वापस आ सकती है, हालांकि इसकी दूसरी कॉस्ट होंगी। रियली? जेना दोनों सरप्राइज्ड और कंफ्यूज्ड थी। मैडम जस्टिस ने हल्के से हंसते हुए एक्सप्लेन किया, जबकि हम जो कर सकते हैं उसमें लिमिटेड है, फिर भी कई चीज़ें हैं जो हम कर सकते हैं। फॉर एग्जाम्पल, एक सन पाथवे अनशैडोइड बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को एक्सट्रैक्ट कर सकता है, यहाँ तक कि एक बियॉन्डर से भी लेयर बाय लेयर, हाई से लो तक। हालांकि 2 ऑफ कप्स ने सपने में एडवांस किया, उसकी रियलिटी भी एडवांस हुई। यही रीज़न है कि वो अपने पोर्शन को पूरी तरह डाइजेस्ट करने से पहले सपने को नहीं छोड़ सकती। दूसरे वर्ड्स में, हम मिस्टर सन से रियलिटी में 2 ऑफ कप्स से डेमनेस ऑफ डिस्पेयर की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक एक्सट्रैक्ट करवा सकते हैं, और मैं इस प्रोसेस के दौरान उसकी मेंटल स्टेट को स्टेबलाइज करूंगी।
एक बार जब रियलिटी में उसकी बॉडी डमनेस ऑफ एफ्लिक्शन के लेवल पर रिग्रेस हो जाएगी तो सपने को छोड़ने पर उसके कंट्रोल खोने के बारे में कोई चिंता नहीं रहेगी। बेशक ये सॉल्यूशन पीछे कुछ प्रॉब्लम्स छोड़ जाएगा, कुछ काफ़ी सीरियस प्रॉब्लम्स। यही रीज़न है कि हमने पहले इसे एक सॉल्यूशन के रूप में मेंशन नहीं किया था। लेकिन सपने में अपनी लाइफ खोने के कंपैरिजन में ये इश्यूज मैनेजेबल हैं। जेना वहाँ खड़ी रही डैज्ड होकर। ड्रीम एडवांसमेंट ने रियलिटी को अफेक्ट किया और रियलिटी में रिग्रेस करने से सपने में भी सिमिलर इफेक्ट कॉज होगा। अगर तुम सपने को इन्फ्लुएंस नहीं कर सकते तो रियलिटी की स्टेट को चेंज कर दो। मुशु हॉस्पिटल के बाहर ग्रीनरी में अंधेरे में छिपे हुए लुमियन ने हॉस्पिटल बिल्डिंग को, पेशेंट्स के आने जाने को और अभी अभी अराइव हुए इमरजेंसी रिस्पांस पर्सनल को ऑब्जर्व किया, लेकिन उसने ध्यान देने लायक कोई टारगेट स्पॉट नहीं किया। एक लंबे साइलेंस के बाद फ्रैंका आखिरकार बोली, वे शायद पहले ही जा चुके होंगे। शायद वे पहली जगह पर कभी अपीयर ही नहीं हुए। हाँ, तुम कुछ शॉर्ट वीडियोस चेक कर सकते हो। ग्लास के चकनाचूर होने और बिल्डिंग पर लाइटनिंग स्ट्राइक होने के साथ मुझे श्योर है कि काफ़ी सारे लोगों ने इसे रिकॉर्ड किया होगा। शायद हमें कुछ मिल जाए। राइट, लुमियन ने अपना फ़ोन निकाला और लोकल न्यूज़ स्क्रॉल करना शुरू किया, एक भी वीडियो मिस न करते हुए। जब वो एक वीडियो तक पहुंचा जिसका टाइटल था ओ माय गॉड, सारा ग्लास चकनाचूर हो गया, उसने अचानक फ्रेम के कॉर्नर में इमरजेंसी सेंटर के एज के पास एक फैमिलियर फिगर स्पॉट किया। उस फिगर के मैसी ब्लॉन्ड हेयर थे, ब्लू आईज थीं, शॉर्ट आईब्रोज थीं और उसके चेहरे पर एक क्लियर स्टबल था। उसने एक ब्लैक शर्ट पहनी हुई थी। लुमियन का विजन इंस्टेंटली फ्रीज हो गया। वह ग्रीशा था। ग्रीशा पेंगडेंग का कोर एंटर। आज रात के इवेंट्स के नेचर के बेसिस पर लुमियन ने कुछ गेस किए थे और वो सपने में कुछ खास मैनिफेस्टेशंस देखने के लिए तैयार था, लेकिन इमरजेंसी सेंटर में जो पर्सन अपीयर हुआ वो पूरी तरह से अनएक्सपेक्टेड था। वो पेंगडेंग का कोरेंटर ग्रीशा था। ये फैक्ट कि वो और पेंगडेंग एक ही जगह शेयर कर रहे हैं उसके बारे में कुछ अनयूजुअल होने का हिंट देता था। हमने पहले भी उसे ऑब्जर्व किया था, लेकिन कभी ये फिगर आउट नहीं कर पाए कि वो रियल वर्ल्ड में किससे करस्पॉन्ड करता था। क्या वो आज रात के इवेंट्स के पीछे का मास्टरमाइंड हो सकता है? उसका रियल ऑब्जेक्टिव क्या है? लुमियन का दिमाग तेजी से दौड़ने लगा। उसका कन्फ्यूजन और गहरा हो गया। उसने इनिशियली उस इंडिविजुअल पर फोकस लॉक किया था जिसमें ऑरोरा ऑर्डर अपना फेथ रखता है, इस उम्मीद में कि वो आज रात सब कुछ ऑर्केस्ट्रेट करने वाले को कंफर्म कर सके और कुछ चीज़ें कंफर्म कर सके। लेकिन ग्रीशा उस प्रोफाइल में फिट नहीं बैठता था जो देखने, सुनने और अवेयर रहने से जुड़ी हो। वो एक्सेंट्रिक, पैरानॉइड और रूड था। वाह, फ्रैंका, जो हमेशा की तरह रिएक्ट करने में थोड़ी स्लो थी, लुमियन के फ़ोन पर फ्रीज हुई स्क्रीन को देखने के लिए आगे झुकी। उसके अचानक लगे शॉक ने उसे और एनिमेटेड बना दिया। अनएक्सपेक्टेड डिस्कवरीज भी वैल्यूएबल होती हैं, लुमियन ने कहा, जो पहले से ही शांत था। हाँ, फ्रैंका ने जवाब दिया, इससे ज़्यादा कुछ नहीं कहा। लुमियन जाने की जल्दबाजी में नहीं था। उसने एक टूटा हुआ मेकअप मिरर निकाला और इंटेंटली फोकस करने लगा। उसके एक्शंस ने फ्रैंका का अटेंशन खींचा। उसने उसे देखने के लिए अपना सिर झुकाया। वो थोड़ी पजल्ड थी। तुम क्या कर रहे हो? मैं चेक कर रहा हूँ कि क्या मिरर वर्ल्ड रिकवर हो गया है और क्या टूटे हुए फ्रैगमेंट्स ने मिरर के पीछे एक नया एरिया बना लिया है, लुमियन ने ब्रीफली एक्सप्लेन किया। लियोशान अपना फ़ोन लेकर नहीं आई थी और मेरे पास उससे कांटेक्ट करने की कोई दूसरी एबिलिटी नहीं है। मुझे उसे एक मैसेज भेजने के लिए मिरर वर्ल्ड का यूज़ करना होगा कि तुम सेफ हो और वो जो मिंगरुई के साथ अंडरग्राउंड एरिया छोड़ सकती है। अभी कोई अर्जेंट मैटर नहीं है, लेकिन क्या होगा अगर झो मिंगरुई कुछ डिस्कवर कर ले? फ्रैंका एक मोमेंट के लिए दंग रह गई। झो मिंगरुई अंडरग्राउंड गया है? क्या इससे कोई प्रॉब्लम नहीं होगी? मुशु हॉस्पिटल का बेसमेंट सबकॉन्शियस साइकोलॉजिकल ट्रॉमास और मदर ट्री ऑफ डिजायर से बंधे एक सिंबॉलिक एबिस का मिक्सचर था। भले ही ये झो मिंगरुई को फिजिकली खतरे में न डाल सके, ये उसे पास्ट ट्रॉमास को कन्फ्रंट करने के लिए फोर्स कर सकता है, जिससे स्ट्रॉन्ग स्टिमुली अवेक हो सकते हैं जो सिग्निफिकेंट चेंजेस ला सकते हैं। वे चेंजेस या तो एक्सट्रीमली गुड हो सकते हैं या एक्सट्रीमली बैड। यही रीज़न था कि लुमियन की टीम इस स्टेज पर झो मिंगरुई को मुशु हॉस्पिटल के बेसमेंट में एंटर करते हुए नहीं देखना चाहती थी। लुमियन ने फ्रैंका की तरफ देखा और हंसा। प्लान्स कभी चेंजेस के साथ कम्पीट नहीं कर पाते। अभी सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तुम्हें रेस्क्यू करना था। बाकी सब चीज़ों से बाद में डील किया जा सकता है या उन्हें पैचअप किया जा सकता है। अगर वर्स्ट सिचुएशन आती है, यह मिशन पूरी तरह फेल हो जाता है, तो वे दूसरी टीम भेजेंगे। वर्स्ट सिचुएशन में हम सब एपोकैलिप्स का सामना करेंगे। लेकिन मैं तुम्हें आज रात यहाँ मरने नहीं दे सकता था। फ्रैंका कुछ सेकंड तक लुमियन को घूरती रही। उसके पास कोई वर्ड नहीं था। एक मोमेंट के बाद उसने अपनी नज़र हटाई और आह भरी। कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जिन्हें कभी सुधारा नहीं जा सकता। वो आह और वे वर्ड सुनकर लुमियन को आखिरकार ऐसा फील हुआ जैसे फ्रैंका उस डेडनेट स्टेट से बाहर आकर वापस लाइफ में आ गई हो जिसमें वो पहले थी।
उसने ये नहीं पूछा कि उसका क्या मतलब था। वो उसके अपने थॉट्स को सॉर्ट आउट करने का इंतजार करने लगा। उसने अपने हाथों में मौजूद टूटे हुए मिरर को देखा। मर्डर वर्ल्ड रिकवर हो चुका है और बड़े मिरर फ्रैगमेंट्स ने अपनी मिस्टिकल प्रॉपर्टीज वापस पा ली हैं। इसके साथ ही लुमियन ने कुछ वर्ड्स विस्पर किए। टूटे हुए मिरर के सबसे बड़े पीस में उन्हें भेजने से पहले उनमें एक फ्लिकरिंग डार्क शिमर भर दिया। मुशु हॉस्पिटल B2। लियो शान ने झो मिंगरुई को लीड किया। वे सावधानी से कॉरिडोर के साथ आगे बढ़ने लगे, मिसिंग लियो फू को सर्च करते हुए चारों तरफ देख रहे थे। जैसे ही उसने एक रूम की तरफ देखा और झो मिंगरुई ने अपोजिट डायरेक्शन में देखा, उसने ग्राउंड पर टूटे हुए ग्लास का एक पीस स्पॉट किया। उस पर वर्ड्स फ्लिकर कर रहे थे। लियो फू पहले ही घर जा चुकी है। फ्यू। लियो शान क्विकली झो मिंगरुई की तरफ मुड़ी और बोली, मुझे एक मैसेज मिला है। लियो फू एस्केप कर चुकी है। झो मिंगरुई ने एक मोमेंट के लिए लियो शान को स्टडी किया, लेकिन ये नहीं पूछा कि उसे मैसेज कैसे मिला। उसने पहले ही नोटिस किया था कि वो जल्दबाजी में घर से बाहर निकली थी, अपना फ़ोन लाना भूल गई थी। मुशु हॉस्पिटल का बेसमेंट छोड़ने और झो मिंगरुई द्वारा लियो शान को देचुआंग गार्डन वापस भेजने के बाद उसने एंट्रीवे में लुमिना और लियो फू को देखा। तुम दोनों भी बस अभी वापस आए हो? लियो शान बोल पड़ी। मिरर के 2 फ्रैगमेंट्स पकड़े हुए लुमियन ने चारों तरफ देखा और जवाब दिया, हमें हॉस्पिटल के सर्विलांस से डील करना था। भले ही आज रात के इवेंट्स किसी क्रिमिनल केस से जुड़े नहीं थे और उन्हें एक नेचुरल डिजास्टर कंसीडर किया जा रहा था, जिसका मतलब कोई पुलिस इन्वेस्टिगेशन नहीं था। लुमियन ने सोचा कि सेफ प्ले करना ही बेटर है। लियो शान कुछ सेकंड के लिए दंग रह गई। काफ़ी सीजनल क्रिमिनल हो तुम? लुमियन ने तब लियो शान को एड्रेस किया। तुम्हारी हेल्प के लिए थैंक्स। अगर तुम झो मिंगरुई को टाइम पर बेसमेंट में नहीं लाती तो लियो फू और मैं दोनों उस इल्यूजरी एबिस द्वारा निगल लिए गए होते। लियो शान के चेहरे पर एक स्माइल अपीयर हुई, हालांकि उसने मॉडेस्ट रहने की कोशिश की। वो झो मिंगरुई था जो किसी को बचाने के लिए अपनी लाइफ रिस्क पर डालने के लिए विलिंग था। वो हमेशा से एक अच्छा पर्सन रहा है। ये इम्प्रेसिव है कि तुमने उसे इतनी जल्दी कन्विंस कर लिया, लुमियन ने कहा, किसी भी प्रेज में कमी न रखते हुए। नॉट रियली, लियो शान ने कहा। थोड़ा अनकंफर्टेबल फील करते हुए उसने अपनी नज़र हटा ली। वो तेज़ी से वॉक करते हुए एलिवेटर में गई जो अभी अभी फर्स्ट फ्लोर पर अराइव हुआ था। अंदर स्टेप करने के बाद लुमियन लियो शान की तरफ मुड़ा और कहा, हम किसी भी हिडन थ्रेट को आइडेंटिफाई करने के लिए तुम्हारे अपार्टमेंट को इंस्पेक्ट करना चाहेंगे। श्योर, ओके। लियो शान को याद आया कि कैसे वो इनएक्सप्लिकेबली हॉस्पिटल के बेसमेंट में पहुंच गई थी। अपने रूम में या पास में छिपे थ्रेट को अनकवर किए बिना वो चैन से सो नहीं पाती। जब वे रूम 1502 में अराइव हुए, लुमियन नेचुरली हर कॉर्नर इंस्पेक्ट करने लगा, जबकि फ्रैंका, जो आखिरकार अपनी एनर्जी रिकवर कर रही थी, ने चुपचाप वेरियस ऑब्जेक्ट्स को टच किया। कुछ सेकंड के बाद लुमियन लिविंग रूम की ग्लास विंडो के सामने खड़ा हुआ और कॉफ़ी टेबल के पास खड़ी लियो शान से बोला, मैं एक मैजिक मिरर डिविनेशन परफॉर्म करूंगा और देखूंगा कि क्या मुझे कोई आंसर्स या हिंट्स मिल सकते हैं। लियो शान ने लगातार सिर हिलाया। लुमियन ने ट्रांसपेरेंट ग्लास की तरफ हाथ बढ़ाया, जो नाइट स्काई के नीचे एक मिरर में बदल चुका था, और अप्रोप्रिएट इनकॉन्टेशन चैंट करना शुरू कर दिया। वो केवल ऐसा मैजिक मिरर डिविनेशन परफॉर्म करने में एबल था जो उसकी अपनी स्पिरिचुअलिटी पर रिलाई करता हो। अपना क्वेश्चन पोज करने के बाद ग्लास का सरफेस एक डार्क शिमर के साथ रिपल हुआ। वो शिमर सेटल हुआ, जिससे एक पेंटिंग में कलरफुल फेदर्स वाले पैरेट का एक सीन रिवील हुआ। वाह! लियो शान ने क्विकली अपना सिर पीछे की दीवार को देखने के लिए घुमाया। क्या मेरी अपनी ड्राइंग ने मुझे बिट्रे किया? ऑलमोस्ट साइमल्टेनियसली वो कलरफुल पैरेट पेंटिंग से बाहर उड़ आया, रूम 1502 से एस्केप करने की कोशिश करते हुए। लेकिन डोर्स और विंडोज लॉक थे और वो लगातार दीवारों से टकराता रहा। क्यों? लियो शान चिल्लाई। उस पैरेट ने एक क्रिस्प ह्यूमन वॉइस में रिस्पॉन्ड किया, मैं तुम्हारा पपेट नहीं हूँ, मैं सर्व करता हूँ। इससे पहले कि वो बोलना फिनिश कर पाता, उसकी बॉडी अचानक डिसइंटीग्रेट हो गई। फेदर्स एक एक करके गिर गए, जिसके बाद फ्लैश गिरा जो मेल्टिंग पेंट की तरह टपक रहा था। जस्ट 2 या 3 सेकंड में वो कलरफुल पैरेट अनगिनत ड्रॉपलेट्स ऑफ पेंट में बदल चुका था, जो क्रीम कलर की टाइल्स पर स्प्लैटर हो रहे थे। ये किसी और के द्वारा कंट्रोल किया जा रहा था, लुमियन ने कंक्लूड किया। ये कैसे पॉसिबल है? लियो शान शॉक्ड और कंफ्यूज्ड थी। ये कुछ ऐसा था जिसे मैंने एक एक स्ट्रोक करके पेंट किया था। यह किसी और के द्वारा कंट्रोल कैसे हो सकता है? अगर ये मेरे अंदर रिवाइव हो रहा मेरा दूसरा वर्जन होता और सीक्रेटली मेरे क्रिएशन को इन्फ्लुएंस कर रहा होता तो मैं उसे एक्सेप्ट कर सकती थी, लेकिन एक आउटसाइडर कैसे? लुमियन ने लियो शान की तरफ देखा। किसी भी चीज़ पर पूरी तरह ट्रस्ट मत करो। ये दूसरों पर, तुम्हारे द्वारा क्रिएट की गई चीज़ों पर और खुद तुम पर भी अप्लाई होता है। मैं समझ गई। लियो शान ने अपने प्रीवियस एक्सपीरियंसेस को रिकॉल किया, खुद के उस दूसरे वर्जन के बारे में सोचते हुए।
लूमियन ने एक मोमेंट के लिए सोचा और सजेस्ट किया, तुम्हें आज रात हमारे यहाँ रुकना चाहिए, जस्ट इन केस अगर कोई दूसरा इंसिडेंट होता है। उसका प्लान आज रात लियो शान के अपार्टमेंट के हर आइटम और कॉर्नर की पिक्चर्स लेने का था, फिर उन्हें एंडरसन के पास भेजने का, ताकि किसी भी रिमेनिंग इशू को चेक किया जा सके। ओके, लियो शान क्विकली एग्री हो गई। पैरेट की सिचुएशन चाहे जो भी हो, उसने पहले से ही अपना सामान पैक करने और कुछ रातों के लिए रुकने के लिए एक डिसेंट रीजनेबली प्राइस्ड होटल ढूंढने का प्लान बना रखा था। जेना के साथ रूम 2303 में लियो शान को सेटल करने के बाद लूमियन फ्रैंका को अपने साथ रूम 1502 में ले गया, ताकि अपार्टमेंट के हर पार्ट को फोटोग्राफ किया जा सके, यह मेक श्योर करते हुए कि कुछ भी न छूटे। एक बार जब उसने फिनिश कर लिया, उसने तुरंत वे फोटोज, एक ऐसा नाम जो तुम पर एक डीप इंप्रेशन छोड़ता है, को भेज दी, इस क्वेश्चन के साथ एंड करते हुए, क्या तुम इन फोटोज में कोई पोटेंशियल प्रॉब्लम्स स्पॉट कर सकते हो? कुछ मिनट्स के बाद एंडरसन हुड ने रिप्लाई किया, क्या तुम मुझे स्पॉट द डिफरेंस खेलने के लिए इन्वाइट कर रहे हो? कुछ ऐसा ही लुमियन ने कैजुअली रिस्पॉन्ड किया। उसने पेशेंटली 4 या 5 मिनट बाद तक वेट किया, एंडरसन से एक और मैसेज रिसीव करते हुए। अगर मैं होता तो मैं किसी को ऐसी फोटोज दिखाता जिसमें बिल्कुल कोई प्रॉब्लम ना हो और उनसे कुछ गलत ढूंढने के लिए कहता। क्या इसका मतलब है वहाँ कुछ भी गलत नहीं है? लुमियन ने खुद से सोचा। एंडरसन हुड ने एक और मैसेज भेजा, पेंटिंग पर वो ब्लैंक स्पॉट आंखों में चुभ रहा है, उसमें कुछ पेंट ऐड करो। लुमियन ने पूछने से पहले थॉटफुली सिर हिलाया, क्या तुम दूसरों के द्वारा पेंट की गई चीज़ों को कंट्रोल कर सकते हो? पेंटेड ऑब्जेक्ट्स को कंट्रोल करने के कई तरीके हैं। एक है पेंटिंग की वर्ल्ड के अंदर एक सिंबल बन जाना, दूसरा है उन्हें एक ज़्यादा कंप्लीट लाइफ देना, तीसरा है उनमें ह्यूमैनिटी भरना, चौथा है जिन इन्फॉर्मेशन से वे कंपोज्ड हैं उन्हें रिकॉन्फ़िगर करना, उनके एसेंस को इन्फॉर्मेशन के रूप में देखते हुए, और लास्टली ये फैक्ट है कि उनके पास स्पिरिचुअलिटी होती है, तुम उन्हें अपना मैरियोनेट बना सकते हो। एंडरसन ने अनकैरेक्टरिस्टिकली एक लेंथी एक्सप्लेनेशन प्रोवाइड की, इसके साथ फिनिश करते हुए, वो सब सुनने के बाद क्या तुम्हें ऐसा फील नहीं होता कि तुम्हारी इमेजिन की हुई हर पॉसिबिलिटी को रूल आउट नहीं किया जा सकता? तुम मुझे इतनी डिटेल बस इसलिए दे रहे हो ताकि मैं हाँ कहूँ, है ना? लुमियन ने बिना किसी इमोशन के रिप्लाई किया। उसके ओपिनियन में रूम में छिपे खतरे को आइडेंटिफाई करना सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ नहीं थी। वे ऑलरेडी कंफर्म कर चुके थे कि लियो शान को किसी फोर्स या एनिमी द्वारा वॉच किया जा रहा था। अगर वे दूसरी साइड को रूट आउट करके उन्हें एलिमिनेट नहीं करते तो आज का हिडन डेंजर तो डील हो जाता, लेकिन कल एक नया अपीयर हो जाता। बहुत बुरा हुआ कि वो पैरेट कंट्रोल में नहीं आ सका और जो कह रहा था उसे फिनिश नहीं कर पाया। ये देखकर कि एंडरसन हुड ने दोबारा रिस्पॉन्ड नहीं किया है, लुमियन खड़ा हुआ और उसने फ्रैंका की तरफ देखा। फ्रैंका लियो शान के अपार्टमेंट में विंडो के पास खड़ी थी, चुपचाप बाहर निहार रही थी। लुमियन वॉक करके गया और उसके बगल में खड़ा हो गया, सेम डायरेक्शन में बाहर देखते हुए। उसने बहुत नीचे स्ट्रीट पर फूड स्टॉल्स देखे, लोगों को रात गए तक खाते और पीते हुए देखा, और नेबरहुड में हाई राइज अपार्टमेंट्स देखे जिनमें कई रूम्स में लाइट्स अभी भी ऑन थीं, जो नाइट स्काई को डॉट कर रही थीं। लुमियन ने फ्रैंका की तरफ मुड़ने से पहले कुछ देर चुपचाप निहारा। फ्रैंका फोकस्ड थी, उसकी नज़र एक सेकंड के लिए भी शिफ्ट होने के लिए अनविलिंग लग रही थी। कुछ देर बाद उसने सॉफ्टली आह भरी, रात सचमुच ब्यूटीफुल है। लुमियन ने फ्रैंका की तरफ देखा, जिसके एडवांसमेंट के बाद उसकी आंखें एक बार फिर लेक ब्लू ह्यू की हो गई थीं, जो लाइट के ब्राइट या हल्के पीले डॉट्स को रिफ्लेक्ट कर रही थीं। हाँ, उसने एक आह के साथ उसकी बात दोहराई। फ्रैंका फिर से साइलेंट हो गई। काफ़ी देर बाद वो मानो किसी सपने में बुदबुदाई, क्या तुम जानते थे, मैं कभी वापस नहीं जा सकती। क्या हुआ? लुमियन ने उसके हिंट को फॉलो करते हुए धीरे से पूछा। फ्रैंका ये रिकाउंट करने लगी कि कैसे वो और जेना मुशु हॉस्पिटल के बेसमेंट में जागी थी। ये ऐसा था जैसे उसे पहले के इवेंट्स को दोबारा बताकर बाकी सब बताने का साहस जुटाने की ज़रूरत थी, जिससे वो खुद को मेंटली प्रिपेयर करने के लिए समय बढ़ा रही थी। लुमियन ने उसे जल्दबाजी नहीं कराई, उसने शांति से सुना, बीच बीच में डिटेल्स पूछता रहा। जब फ्रैंका उस पार्ट पर पहुंची जहां उसने प्राइमोर्डियल डेमनेस का अटेंशन ड्रॉ करने और एक एस्केप रूट ओपन करने के लिए ड्रीमस्केप की पेक्युलैरिटीज़ का यूज़ करके अपने एडवांसमेंट को फोर्स करने का चॉइस चुना था, तो लुमियन ने एक आईब्रो उठाई। हालांकि उसने पहले ही लॉ ऑफ बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स कन्वर्जेंस और एक डेमनेस के रूप में अपनी स्पिरिचुअल इंट्यूशन के जरिए फ्रैंका के डेमनेस ऑफ डिस्पेयर में हुए एडवांसमेंट को डिड्यूस कर लिया था, और उसके पहले के नैरेटिव से शक था कि उन सर्कमस्टेंसेस के तहत ये बेस्ट पॉसिबल ऑप्शन था। फिर भी वो हेल्प नहीं कर सका, लेकिन उसे फील हुआ कि इस सब में कोई डिज़ाइन था। डेमनेस ऑफ डिस्पेयर में उसके एडवांसमेंट की कंडीशंस उस मोमेंट पर परफेक्टली एक साथ आ गई थीं। बेशक अगर वो प्रेजेंट होता तो वो सिंपली एक कॉप्स ऑयल कैंडल जलाता और उस पैक्यूलियर सिटी में मौजूद टेरिफाइंग विल के साथ कनेक्ट हो जाता, जिससे सभी ऑब्स्टिकल्स फोर्सिबली डिस्ट्रॉय हो जाते।
मिरर वर्ल्ड और कॉरिडोर के फाइनल पार्ट के कोलैप्स के साथ वो कैसे इल्यूजरी एबिस में गिरी, इसका डिस्क्रिप्शन देने के बाद फ्रैंका एक शांत स्ट्रैटफॉरवर्ड टोन में कंटिन्यू करने से पहले कुछ सेकंड के लिए रुकी कि कैसे उसने अपने डिसेंट को स्लो किया, कैसे उसने फील किया कि उसका माइंड और स्पिरिट एबिस की तरफ खींचे जा रहे थे, और कैसे उसने ग्रे वाइट फॉग को चुना उसके अंदर सिंक होते हुए। उसकी बॉडी कांपने लगी, लेकिन उसने खुद को पुश किया। धुंधले डोर ऑफ लाइट, ट्रांसपेरेंट कोकून्स, तेजी से घूमते इल्यूजरी प्लैनेट, थोड़ी गंभीर आवाज और कोकून के अंदर खुद के वर्जन को रिकाउंट करते हुए, साथ ही उसके बाद आने वाले रीजनेबल स्पेकुलेशंस को भी बताया। लुमियन को लंबे समय से शक था कि ट्रांसमिग्रेशन उतना सिंपल नहीं था जितना फ्रैंका और कर्ली हेड बबून रिसर्च सोसाइटी के बाकी लोग मानते थे। उसे शक था कि वहाँ एक ऐसी टेरिफाइंग ट्रुथ थी जिसे वे एक्सेप्ट नहीं कर सकते थे। यही रीजन था कि ड्रीम सिटी में रहने के दौरान उसने और जेना ने टैसिटली फ्रैंका के प्रति ज़्यादा काइंड होने का फैसला किया था और उसके लिए अपनी केयर ज़्यादा क्लियरली और डायरेक्टली एक्सप्रेस की थी। लेकिन उसने एक्सपेक्ट नहीं किया था कि ट्रुथ ये होगी। तो ये स्पेशल ट्रांसमिग्रेशन नहीं था, ये टेम्पोरल ट्रांसमिग्रेशन था। स्पेस के जरिए आगे और पीछे ट्रैवल करना पॉसिबल है, लेकिन क्या टाइम के फ्लो को रिवर्स किया जा सकता है? नहीं। अगर वो पॉसिबल होता तो ऑरोर को रिवाइव करना इतना डिफिकल्ट नहीं होता। लुमियन के इमोशंस अचानक गंभीर हो गए। उसे ऐसा फील हुआ जैसे उसने कई इनक्रेडिबली इंपॉर्टेंट लोगों और ऑब्जेक्ट्स को खो दिया हो, जिन्हें वो हमेशा के लिए डीपली मिस करता था। वो सॉरो, मेलैंकली, रिग्रेट और पेन उसकी सोल पर एक एपिटाफ एनग्रेव करने वाले शार्प चिजल्स की तरह थे। उस मोमेंट पर वो समझ गया कि ये ऑरोर की फीलिंग्स थीं। उसकी सॉइल के फ्रैगमेंट ने फ्रैंका की स्टोरी और इंटेंस इमोशंस के साथ रेजोनेट किया था। होम फॉरएवर आउट ऑफ रीच, बेसिकली यही है। मुझे शक है कि वेस्टर्न कॉन्टिनेंट वो जगह है जहां अंडरवर्ल्ड दाविस्ट और सेलेस्टियल मास्टर रिसाइड करते हैं। ये मेरी होमलैंड से हजारों, शायद दसियों हजार साल फ्यूचर की वर्ल्ड है। फ्रैंका की बॉडी अभी भी थोड़ा कांप रही थी। लुमियन ने एक मोमेंट के लिए अपनी आंखें बंद की, फिर डेलिब्रेटली हंसते हुए कहा, मुझे लगता है कि मैं काफ़ी लकी हूँ। एटलीस्ट मेरे पास अभी भी ऑरोर को रिवाइव करने की होप है, लेकिन तुम लोगों के पास अब वो भी नहीं है। फ्रैंका का मुंह थोड़ा खुला और वो मोमेंटरली दंग रह गई। इन्फ्यूरिएटेड होकर वो हंस पड़ी। डैम इट, क्या तुम हंटर्स कभी कुछ अच्छा कहते हो? एक ह्यूमन मुंह इतनी वेनमस चीज़ कैसे उगल सकता है? मुझे लगा था कि तुम मुझे एक किक मारकर उड़ा दोगी, लुमियन ने डेलिब्रेटली एक पंचेबल एक्सप्रेशन दिखाते हुए कहा। फ्रैंका अचानक उसका ट्रू इंटेंशन समझ गई और उसने स्नॉट किया। मुझे इम्पल्स आया था। तुम अभी के लिए एक ग्रेट पंचिंग बैग बनोगे। वो रुकी, उसकी नज़र वापस विंडो की तरफ चली गई। बाहर वार्म, ट्रैंक्विल नाइट को देखते हुए उसने कहा, जब तुमने पहले कहा था कि वर्स्ट केस सिचुएशन में मिशन फेल हो जाएगा, वे दूसरी टीम भेजेंगे या हम सब मिलकर एपोकैलिप्स का सामना करेंगे, लेकिन तुम मुझे मुशु हॉस्पिटल के बेसमेंट में मरने नहीं दे सकते थे। मैं तुम्हारी सोच से पूरी तरह एग्री नहीं करती थी, लेकिन मुझे फील हुआ कि शायद मेरी लाइफ का आखिरकार कुछ मीनिंग था। मैंने वो पर्पस से कहा था ताकि तुम खुद को नीडेड और वैल्यूड फील करो और तुम्हें उस डेड होपलेस स्टेट से बाहर खींचने में हेल्प मिल सके। लुमियन हंसा। मुझे एग्जैक्टली नहीं पता था कि तुम किस दौर से गुजरी हो, लेकिन मैं बता सकता था कि तुम कैसा फील कर रही थी। फ्रैंका ने अपना सिर लुमियन की तरफ घुमाया और कहा, जब एक हंटर से डील कर रहे हो तो उसके एक्शन से उसे जज करो, वर्ड से नहीं। मैं जानती हूँ कि तुमने सचमुच लियो शान और जेना को झो मिंगरुई को बेसमेंट में ले जाने के लिए भेजा था। इससे पहले कि लुमियन रिस्पॉन्ड कर पाता, फ्रैंका ने पहले से ज़्यादा क्यूरियस होकर पूछा, तुम उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में कैसे घुसे? वो इल्यूजरी एबिस के बॉटम के पास था। स्माइल करते हुए लुमियन ने रिप्लाई किया, जब मैं B2 पहुंचा तो मेरी मुलाकात लू योंगान से हुई। वो ज़रूर किसी मेथड द्वारा लाई गई एक एक्सटर्नल कॉन्शियसनेस होगी, ग्रीन की तरह नहीं, जो करप्ट होकर एक ड्रीम मैनिफेस्टेशन बन गया था। तो जब उसने मुझे क्रिम्सन मून हॉस्पिटल में देखा तो उसे मोस्ट लाइकली रियलाइज़ हो गया कि मैं एक फेक चाइल्ड ऑफ गॉड हूँ, लेकिन फिर भी वो मेरे एक्शंस के साथ चलती रही। हे मे बी टू द ग्रेट मदर, चाहे मैं रियल चाइल्ड ऑफ गॉड हूँ या फेक, जब तक मैं उस टाइटल को बियर करता हूँ मैं एवेंचुअली रियल बन जाऊँगा, और ये समय उसका चांस था। लू योंगान ने मुझसे उस समय कहा था कि इल्यूजरी एबिस से किसी को बचाने के लिए मैं केवल मदर की हेल्प पर रिलाई कर सकता हूँ। तुमने एक्चुअली प्रे नहीं किया क्या? फ्रैंका अचानक कंसर्न और वरी से भर गई, अपने पहले के डिस्पेयर और इमोशनल नमनेस को भूलकर। उसकी नज़र इंस्टिंक्टिवली लुमियन के एब्डोमेन की तरफ गई। बेशक नहीं, लुमियन ने डेलिब्रेटली लुमियन की स्टोरी के साथ स्टार्ट किया था ताकि फ्रैंका के इमोशंस को स्टिर किया जा सके, जिससे वो पूरी तरह से सैडनेस में सिंक होने से बच सके। एक ऐसे पर्सन के रूप में जिसने डिप्रेशन के लंबे दौर से सीखा था, वो जानता था कि ऐसे मोमेंट्स में एग्जैक्टली क्या कहना और करना है।
ज़्यादा इम्पोर्टेंटली वो खुद भी एक डेमनेस ऑफ डिस्पेयर था जो अपने एडवांसमेंट के तुरंत बाद एक्टिंग मेथड को परफेक्टली मैच करने के एक्सपीरियंस से गुजरा था, पोशन के उस पार्ट को डाइजेस्ट करते हुए जिसने उसे फील डिस्पेयर कराया था। उसने वर्ल्ड के ग्रेटेस्ट साइकियाट्रिस्ट की रिपोर्ट से ये भी सीखा था कि अपनी मेंटल स्टेट को कैसे स्टेबलाइज करना है और कंट्रोल खोने से कैसे बचना है। यही रीज़न था कि वो फ्रैंका को बचाने से पहले उसे अपने ट्रू थॉट्स और फीलिंग्स बताने में कंफर्टेबल था। वो उसका सबसे सॉलिड एंकर बनने का इंटेंट रखता था। आखिरकार कितने हंटर्स अपने इनरमोस्ट थॉट्स को ओपनली रिवील करेंगे? फ्रैंका ने राहत की एक अनकंट्रोलेबल सांस छोड़ी। तो फिर तुमने इल्यूजरी एबिस को कैसे डिस्ट्रॉय किया और पाथ ओपन किया? लुमियन हंसा। कॉप्स वैक्स कैंडल। बोलते हुए उसने सेमी सॉलिड येलो रेड वैक्स की बॉटल बाहर निकाली और आह भरी। फ्लेम ऑफ डिस्ट्रक्शन बहुत फियर्सली बर्न होती है। ये कैंडल केवल एक बार और यूज़ की जा सकती है। फ्रैंका, जिसने कॉप्स वैक्स कैंडल के साथ प्रीवियस रिचुअल की लुमियन की स्टोरी सुनी थी और जानती थी कि रिचुअल का टारगेट मोस्ट लाइकली हंटर और विच पाथवेज के टॉप पर मौजूद टेरिफाइंग विल थी, ने शौक में अपनी आंखें बड़ी की। तुम थोड़े एक्सट्रीम हो। उसने अपना थॉट फिनिश नहीं किया। उसे याद आया कि ऐसा एक्सट्रीमिज्म उसकी खातिर था। लुमियन ने सीक्रेट डीड रिचुअल के दौरान के सेंसेशंस, टेरिफाइंग विल के पार्शियल डिसेंट और ब्लड एम्परर के रेमनेंट ऑरा के म्यूटेशन को रिकाउंट किया। उसने ये कहते हुए एंड किया, मैं इनिशियली ग्रे फॉग में एंटर नहीं कर सकता था, लेकिन एक एग्जैजरेटेड बोल्ट ऑफ लाइटनिंग जस्ट हैपेंड टू स्ट्राइक इट। वह था। फ्रैंका ने एक मोमेंट के लिए सोचा और कहा, मैडम जस्टिस का इनकॉन्टेशन, जो किसी मेथड के जरिए डिलीवर किया गया था। ये एक नाम जैसा साउंड कर रहा था जिसे एंशिएंट हर्मिस में बोला जाना था। उसने इनकॉन्टेशन बोलने की हिम्मत नहीं की। उसे डर था कि बिना बियॉन्डर लैंग्वेज का यूज़ किए भी ये सपने में लाइटनिंग को कॉल डाउन कर सकता है, हालांकि कम टेरिफाइंग तरीके से। एक ऐसा नाम जो मिस्टर फूल के सपने में ऐसी लाइटनिंग समन कर सके? लुमियन ने विचार किया। इसमें एक ट्रू गॉड या कोई ग्रेट एग्जिस्टेंस इन्वॉल्व होना चाहिए, या ये मिस्टर फूल के परसेप्शन से रिलेटेड हो सकता है। हाँ, फ्रैंका किसी दूसरी चीज़ को लेकर ज़्यादा कंसर्न थी। तुम अब कैसा फील कर रहे हो? लुमियन ने अपना राइट हैंड उठाया, पाम ऊपर की तरफ, पेल स्किन के एक पैच और उसके नीचे डार्क ओल्ड रेड मार्क्स को रिवील करते हुए। म्यूटेटेड ब्लड एम्परर का ऑरा और अंडरवर्ल्ड दाओइस्ट की सील सर्टली फ्यूज हो चुके हैं। मैं बिलीव नहीं कर सकता कि वे फ्यूज हो सकते हैं। अभी तक कोई एक्सटर्नल मैनिफेस्टेशन नहीं हुआ है, कोई दूसरे चेंजेस नहीं। अपने खुद के स्टेट को एग्जामिन करने के बाद लुमियन ने ऐड किया, ऑल्सो मुझे ऐसा फील हो रहा है जैसे मेरे अंदर कुछ और है, लेकिन मैं उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। इसने मुझे अफेक्ट नहीं किया है। ये सीक्रेट डीड रिचुअल के एक साइड इफेक्ट की तरह ज़्यादा है, एक लिंगरिंग हैलुसिनेशन। नेक्स्ट कुछ दिनों में सपने को छोड़ने का एक चांस ढूंढो और मैडम मैजिशियन से इसे चेक कराओ। फ्रैंका ने लुमियन को रिमाइंड कराया कि वो इस इश्यू को ओवरलुक न करे और जितनी जल्दी हो सके इसे कंफर्म करे। लुमियन ने सिर हिलाया और कहा, इस बीच कंपनी में जाओ और अपनी जॉब छोड़ दो। तुमने खतरे से बचने के ऑप्शन के साथ जरातुस्त्रा को बाहर लाने के लिए पहले इस पोजीशन को बनाए रखा था ताकि क्रिटिकल मोमेंट्स पर सपना छोड़ा जा सके, लेकिन अब तुम कुछ समय के लिए सपना नहीं छोड़ सकती। तभी फ्रैंका को अपनी करंट स्टेट याद आई, इससे पहले कि वो डिस्पेयर पोशन को पूरी तरह डाइजेस्ट कर ले। अगर उसने सपना छोड़ा और रियलिटी में वापस गई तो वो मौके पर ही कंट्रोल खो देगी और एक मॉन्स्टर में बदल जाएगी। राइट, उसने आर्ग्यू नहीं किया, ये रियलाइज करते हुए कि वो अभी भी डीप ट्रबल में थी। फिर वो विंडो छोड़ने के लिए मुड़ी। अब नाइट व्यू एंजॉय नहीं करने जा रही हो? लुमियन ने कैजुअली पूछा। फ्रैंका ने अपने लिप्स भींचे और रिस्पॉन्ड किया, जितना ज़्यादा मैं देखती हूँ उतना ही ज़्यादा मैं इसे मिस करती हूँ, इसे छोड़ना उतना ही मुश्किल हो जाता है। वो रुकी, फिर उसने अपनी बॉडी को हाफ टर्न किया, अपनी नज़र एक बार फिर रात पर डाली। कुछ सेकंड तक निहारने के बाद वो बोली, उसकी आवाज़ सॉफ्ट और डिस्टेंट थी, अगर मैं मिस्टर फूल होती तो मैं हमेशा के लिए सोने की विश करती, इस ब्यूटीफुल नाइट का सपना देखते हुए, कभी न जागते हुए। फ्रैंका की बातें सुनकर लुमियन ने रेजोनेंस का एक सेंस महसूस किया। अगर कोडू विलेज के उस सपने में हिडन डेंजर्स नहीं होते तो मैं भी कभी जागना नहीं चाहता। जैसे ही उसने आह भरी, वो अचानक रुका, फिर धीमी आवाज़ में कहा, नहीं, मैं खुद को जागने के लिए फोर्स करता। अगर वो नहीं जागता तो वो औरोर को रिवाइव करने की कोशिश नहीं कर पाता। फ्रैंका ने साइलेंटली अपनी नज़रें हटा लीं और लियो शान के घर में लंबे सोफे की तरफ वॉक करके गई। वो बैठ गई, सोफे के पीछे की तरफ झुकते हुए, मानो उसकी बॉडी को सपोर्ट करने के लिए ताकत कम पड़ गई हो। लुमियन ने उधर देखा और पीछे हो लिया, फ्रैंका के बिल्कुल बगल में बैठते हुए। फ्रैंका ने उसकी तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया, लेकिन कुछ नहीं कहा। लगभग 10 सेकंड के बाद उसने अपने सामने बंद पड़े टीवी को खाली नज़रों से देखा और मानो खुद से ही बुदबुदाई,
जब मैं घर पर थी तो मेरा फेवरेट काम कोई भी चैनल लगा लेना और आवाज़ सुनते हुए अपने फ़ोन में लगे रहना था। मेरी मॉम हर बार मुझे डांटती थी। लुमियन ने कोई रिस्पॉन्स नहीं दिया, बस चुपचाप सुनता रहा। फ्रैंका के एक्सप्रेशंस धीरे धीरे सॉफ्ट हो गए। मेरी मॉम एक छोटा रेस्टोरेंट चलाती थी जो बाद में एक बड़ा एस्टेब्लिशमेंट बन गया। वो क्विक टेम्पर्ड और एफिशिएंट थी और मुझे आलसी बैठे देखना बर्दाश्त नहीं कर सकती थी। लेकिन तुम जानते हो, वो बस कुछ वर्ड्स कहती थी, एक कान से सुनो और दूसरे से निकाल दो। इससे मुझ पर बिल्कुल फ़र्क नहीं पड़ता था। बाद में जब कुछ सालों तक बिजनेस उतना अच्छा नहीं रहा तो उन्होंने सिंपली उसे छोड़ दिया। हर दिन वो अपने भाई बहनों और फ्रेंड्स के साथ कार्ड्स खेलती थी, यहाँ खाती थी और वहाँ पीती थी, और ओकेजनली एक ट्रिप ऑर्गेनाइज करती थी। वो इससे ज़्यादा केयरफ्री या हैप्पी नहीं हो सकती थी। मेरे डैड, मेरा भाई और मैं भी काफ़ी हैप्पी थे। हमें डांट खाने या बार बार टोकने की ज़रूरत नहीं पड़ती थी। जैसा कि मेरे डैड कहते थे, हम दिन में एक बार एक दूसरे को देख लेते थे, साथ में वॉक करते थे, सोने से पहले फैमिली मैटर्स के बारे में चैट करते थे, और उनकी मैरिज लाइफ में भी सुधार हुआ था। मेरे डैड एक बड़ी कंपनी में मिड लेवल मैनेजर थे। वो शुरुआत से ही इलेक्ट्रॉनिक्स में इंटरेस्टेड थे, रेडियो और वैसी चीज़ों से स्टार्ट करते हुए फिर कंप्यूटर्स के साथ टिंकरिंग करने लगे और गेम्स में आ गए। जब मैं छोटी थी तो मैं हमेशा कंफ्यूज रहती थी कि डैड हमेशा कंप्यूटर के सामने क्यों बैठे रहते हैं। उन्होंने कहा कि ये काम था, लेकिन वो हमेशा अजीब इमेजेस पर क्लिक करते रहते थे। जब मैं थोड़ी बड़ी हुई तो मुझे भी गेमिंग से प्यार हो गया। मुझे लगता है कि इसी को एग्जाम्पल सेट करके लीड करना कहते हैं। पहले मेरे पेरेंट्स एक और डॉक्टर चाहते थे, मेरे लिए एक छोटी सिस्टर। उन्होंने तैयारी कर रखी थी और एक रूम भी सेटअप कर दिया था। किसे पता था कि वे एक और सन के साथ एंड करेंगे। वे खुद को अबॉर्ट कराने के लिए तैयार नहीं कर पाए, इसलिए उन्हें वो मिला। क्या सेकंड चिल्ड्रन से उम्मीद नहीं की जाती कि वे सिचुएशन को अच्छे से समझें, वेल बिहेव्ड हों, हाई क्यू के साथ हों, क्योंकि उनके पास उन पर चेक रखने के लिए एक बड़ा सिबलिंग होता है। उस किड ने सब कुछ उल्टा क्यों किया, हर किसी को नीचा दिखाते हुए, ये सोचते हुए कि वो बहुत कूल और ट्रेंडी है। जब भी वो बाहर जाता हमेशा ट्रबल कॉज करता। जब वो एलिमेंट्री स्कूल में था तो उसका एक फाइट हो गया और उसकी पिटाई हो गई। वो रोते हुए मेरे पास आया अपने बड़े भाई के पास हेल्प के लिए। एंड में उस दूसरे किड के पास कजिन्स थे और एंड में मेरी भी पिटाई हो गई। उसके कुछ समय बाद तक मैं सचमुच अर्बन फैंटेसी नॉवेल्स और मॉडर्न वुक्सिया स्टोरीज में डूब गई थी। मैं खुद मार्शल आर्ट स्किल्स या सुपर पावर्स होने के सपने देखती थी। मैंने कॉलेज एंट्रेंस एग्जाम्स में ठीक ठाक किया और मेडिकल स्कूल में एडमिशन मिल गया। रूममेट्स के साथ मेरी अच्छी पटती थी। हर कोई कहता था कि मेरी पर्सनालिटी अच्छी है। मैं छोटी बातों पर बुरा नहीं मानती थी, चीयरफुल और ऑप्टिमिस्टिक थी और पैसों के मामले में जेनरस थी। मुझे लगता है कि मैं ठीक ठाक दिखती थी, यहाँ तक कि गर्ल्स भी मेरे पीछे भागती थीं। लेकिन उस समय मैं गेम्स खेलने और कॉमिक कन्वेंशंस में जाने में बिजी थी, इसलिए मेरे पास डेटिंग के लिए एनर्जी नहीं थी। बेशक ये इसलिए भी था क्योंकि उनके लुक्स और पर्सनालिटीज़ मेरे टाइप के नहीं थे। इस तरह की पुरानी बातें करने के बाद फ्रैंका रुकी और बोली, फ्यूचर में हार्ड लेबर करने की चिंता के अलावा मुझे कोई रिग्रेट नहीं था। ऐसा कुछ नहीं था जिसे मैं चेंज करना चाहती थी। लुमियन ने फ्रैंका की तरफ देखने के लिए अपना सिर घुमाया और देखा कि सोफे के पीछे टिके होने के दौरान उसकी आंखें खाली थीं, अनफोकस थीं और उसके चेहरे से आंसू चुपचाप फिसल रहे थे। लुमियन ने फ्रैंका को वर्ड्स से कंफर्ट करने की कोशिश नहीं की। उसने सिंपली अपना लेफ्ट आर्म बढ़ाया और चुपचाप उसे उसके लेफ्ट शोल्डर पर रख दिया, जिससे वो उसके सहारे टिक सकी। फ्रैंका ने इंस्टिंक्टिवली एक मोमेंट के लिए स्ट्रगल किया, लेकिन क्विकली हार मानने का चॉइस चुना। लुमियन के सहारे टिकते हुए वो खुद से बात करती रही। मैंने ओरिजिनली हॉलीडेज़ के दौरान अपनी मॉम की कार ड्राइविंग की प्रैक्टिस करने का प्लान बनाया था, शंघाई में कुछ ऑनलाइन फ्रेंड्स के साथ मिलने का चांस ढूंढने का और एक वीक के लिए फ़न करने का। मैंने रिसेंटली कौन से गेम्स खरीदने हैं ये प्लान किया था। अपने ग्रैंड पेरेंट्स के यहाँ जाने का प्लान किया था। जब भी मुझे टाइम मिले अपने डैड के साथ हर दिन 2 घंटे गेम्स खेलने का प्लान किया था, उन्हें ये दिखाने के लिए कि रियल स्किल कैसी दिखती है। मैंने यहाँ तक प्लान किया था कि उस छोटे भाई को कैसे एजुकेट करना है। कुछ दिनों के लिए अपनी मॉम के महजोंग प्लेस पर जाकर एक संस्कारी बेटे की तरह एक्ट करने का, चाय और पानी सर्व करने का और टिप्स एक्सेप्ट करने का। बोलते बोलते फ्रैंका की आवाज़ धीरे धीरे धीमी होती गई जब तक कि वो गायब नहीं हो गई। लुमियन ने अपना सिर नीचे करने से पहले कुछ मिनट्स वेट किया, ये देखने के लिए कि फ्रैंका ने अपनी आंखें बंद कर ली थीं और वो गहरी नींद में सो चुकी थी। उसके लेफ्ट शोल्डर से उसके लेफ्ट चेस्ट की तरफ टिकी हुई थी। उसके पैर किसी पॉइंट पर सोफे से नीचे फिसल गए थे। लुमियन अपनी जगह से नहीं हिला। वो डार्क एलसीडी टीवी स्क्रीन को घूरता रहा। उसके थॉट्स धीरे धीरे भटक रहे थे। एक अननोन समय बीतने के बाद ऐसा लगा जैसे फ्रैंका को कोई नाइटमेयर आया हो। उसकी आंखें झटके से खुलीं और उसने अचानक अपनी पीठ सीधी कर ली।
उसने लेफ्ट और राइट देखा, आखिरकार अपने सेंसेज में आते हुए और याद करते हुए कि लास्ट नाइट क्या हुआ था। फ्यू, उसने धीरे से सांस छोड़ी और लुमियन से पूछा, क्या टाइम हुआ है? सुबह के 4 बजे से थोड़ा ऊपर, अभी 5 नहीं बजे हैं। लुमियन ने शांति से रिप्लाई किया। फ्रैंका ने समझने का एक साउंड निकाला, फिर अचानक उसे कुछ याद आया। क्या जेना और लियो शान रूम 2303 में अकेले ठीक होंगी? करण जेना प्योरली एक ड्रीम मैनिफेस्टेशन थी, जबकि लियो शान को अननोन फोर्सेस द्वारा वॉच किया जा रहा था। मैं मिरर्स का यूज करके रूम 2303 को मॉनिटर कर रहा हूँ, लुमियन ने शांति से कहा। तभी फ्रैंका रिलैक्स हुई। उसने अपने शोल्डर्स को हिलाया, लुमियन के आर्म को झटकते हुए, और सीधी बैठ गई। डैम, मैं एक्चुअली पहले रो रही थी और तुमने उसे देख लिया। एक रियल मैन को इतनी आसानी से आंसू नहीं बहाने चाहिए, केवल इसलिए क्योंकि सबसे सैड पार्ट अभी तक आया नहीं है, लुमियन ने रिप्लाई किया। ये सुनकर फ्रैंका और वो दोनों साइलेंट हो गए। ये कहने के लिए कितनी हर्टफुल बात है। कुछ सेकंड के बाद फ्रैंका बड़बड़ाई, मैं बिलीव नहीं कर सकती कि तुम इतनी स्मूथली रिस्पॉन्ड कर सकते हो। ट्रांसमिग्रेशन के बारे में ट्रुथ जानने और तुम्हारे इमोशंस के साथ रेजोनेट करने के बाद औरोर की सोइल का फ्रैगमेंट थोड़ा ज़्यादा एक्टिव हो गया लगता है, लुमियन ने खुशी के पुट के साथ कहा। फ्रैंका ने अपने लिप्स भींचे, कुछ बोलने में अनेबल होकर। उसने फिर अपने चीक्स को रगड़ना स्टार्ट किया। मैं उस स्टेट में कंटिन्यू नहीं रह सकती। हमें काम की बात पर आना होगा। क्या काम? लुमियन ने पूछा। फ्रैंका ने कुछ सेकंड के लिए सोचा और कहा, जो तुमने पहले कहा था उसके अकॉर्डिंग आज रात के इवेंट्स अरेंज लगते हैं, प्रिज्यूमेबली पेंग डेंग के रूममेट ग्रीशा द्वारा बिहाइंड द सीन्स पुश किए गए। अगर ये ट्रू है तो उनका गोल क्या था? ये सिर्फ मुझे सपने में एडवांस करने के लिए फोर्स करना और डिस्पेयर पोर्शन को डाइजेस्ट करने का एक तरीका क्विकली ढूंढना तो नहीं हो सकता है ना? क्या ये सिंपली अच्छे लोगों द्वारा अच्छे काम करना है? लुमियन समझ गया कि फ्रैंका इंपॉर्टेंट मैटर्स पर फोकस करके खुद को अपने इनर सॉरो और डिस्पेयर से डिस्ट्रैक्ट करने की कोशिश कर रही थी, इसलिए उसने कोऑपरेटिवली सिर हिलाया। लियो शान के फीडबैक से झो मिंगरुई भी इस इंसिडेंट से एडिशनल अफेक्टेड नहीं हुआ था। उसने केवल ये कंफर्म किया कि उसके पास कुछ स्पेशल क्वालिटीज़ हैं और मुशु हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड एरिया के साथ मेजर इश्यूज़ हैं। मुशु हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड एरिया में मौजूद इल्यूजरी एबिस ने भी खुद को टाइम पर छिपा लिया, झो मिंगरुई के साथ एनकाउंटर अवॉइड करते हुए, और ऑलमोस्ट इंटैक्ट रहा। क्या रियल पर्पस मुझसे कॉप्स वैक्स कैंडल का यूज़ करवाना और मुशु हॉस्पिटल के बॉटम में एक सीक्रेट डीड कंप्लीट करवाना था, और हमारे लिए मुशु हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड एरिया में उन साइकोलॉजिकल ट्रॉमास के जरिए इंपॉर्टेंट इंटेलिजेंस ढूंढना था? फ्रैंका ने धीरे से सिर हिलाया। हाँ, मैं अब ऑलमोस्ट एक चीज़ कंफर्म कर सकती हूँ। मिस्टर फूल भी एक ट्रांसमिग्रेटर हैं, मेरी और एम्परर रोशल की तरह। बोलते हुए फ्रैंका अचानक खुद का मजाक उड़ाते हुए हंस पड़ी। नहीं, ट्रांसमिग्रेटर नहीं, एक एंशिएंट पर्सन। तुम्हारा मतलब है कि वे 3 खाली कोकून्स 3 प्रीवियस ट्रांसमिग्रेटर्स से करस्पॉन्ड करते हैं? लुमियन समझ गया कि फ्रैंका क्या कह रही थी। हाँ, एंशिएंट सन गॉड, एम्परर रोशल और मिस्टर फूल, फ्रैंका ने इलैबोरेट किया। मिस्टर फूल को भी एक मॉर्टल बॉडी से स्टेप बाय स्टेप प्रोग्रेस करके एक ट्रू गॉड और फिर एक ग्रेट एग्जिस्टेंस बनना चाहिए था। क्लाइन मोरिटी, शर्लक मोरियार्टी, गेहरमन स्पैरो, ये प्रोबेबली उनकी इनकॉर्नेशंस नहीं हैं, बल्कि उनकी ग्रोथ के डिफरेंट स्टेजेस पर डिफरेंट आइडेंटिटीज़ हैं। ये नाम सभी हमारी वर्ल्ड के एंटरटेनमेंट वर्क से आते हैं, नहीं एंशिएंट वर्ल्ड से। यूटोपिया भी। वेल, गेहरमन स्पैरो की आइडेंटिटी एंजल ऑफ रिडेम्पशन बन गई, लोगों द्वारा उनमें बिलीव करने और उनकी वर्शिप करने के कारण शायद इसने उन्हें दूसरी आइडेंटिटीज से काफ़ी डिफरेंट बना दिया। लुमियन ने थॉटफुली कहा, तो झो मिंगरुई मिस्टर फूल का रियल नाम है, ट्रांसमिग्रेशन से पहले उनकी आइडेंटिटी? ऐसा ही होना चाहिए, फ्रैंका ने अपना स्पेकुलेशन शेयर किया। यही रीज़न है कि झो मिंगरुई सपने का कोर है, मिस्टर फूल की सबकॉन्शियस सेल्फ इमेज। सभी इंपॉर्टेंट ड्रीम इमेजेस उनके आसपास डिस्ट्रीब्यूटेड हैं, जबकि शर्लक मोरियार्टी जैसी आइडेंटिटीज़ पूरी ड्रीम सिटी में स्कैटर हैं, जिनमें स्पेशल सिग्निफिकेंस की कमी है। उनमें से केवल एक जो डिफरेंट है वो गेहरमन स्पैरो है, जिन पर वाइडली बिलीव किया जाता है। ड्रीम सिटी में ओरिजिनली ऐसा कोई मैनिफेस्टेशन नहीं था, यहाँ तक कि कोई स्टोरी भी नहीं थी। ये पूरी तरह से मैडम मैजिशियन, मैडम जस्टिस और दूसरों द्वारा पतली हवा से क्रिएट किया गया था, जो एक क्लासिक कैरेक्टर बन गया। ये भी इंडिकेट करता है कि द वर्ल्ड गेहरमन स्पैरो का वाकई एक स्पेशल सिंबोलिज्म या सिग्निफिकेंस हो सकता है। लुमियन ने एक मोमेंट के लिए विचार किया और कहा, क्लाइन मोरिटी की आइडेंटिटी भी बहुत स्पेशल है, वो ड्रीम सिटी में एग्जिस्ट नहीं करती। फ्रैंका ने खुद को उस पोजीशन में रखने की कोशिश की और धीरे से बोली, क्लाइन मोरिटी से करस्पॉन्डिंग पर्सनल रिलेशनशिप्स ड्रीम सिटी में एग्जिस्ट करती हैं, लेकिन वे झो मिंगरुई की तरफ पॉइंट करती हैं। क्लाइन मोरिटी ट्रांसमिग्रेशन के बाद मिस्टर फूल की फर्स्ट आइडेंटिटी थी जिसे उनका रिकग्निशन मिला। क्या उनके सेल्फ परसेप्शंस मर्ज हो गए? तो झो मिंगरुई ही क्लाइन मोरिटी भी हैं,
और क्लाइन मोरेटी इक्वली जो मिंगरुई हैं, एक दूसरे से अलग न किए जाने लायक। वो एक्सप्लेनेशन सेंस बनाती है। लुमियन फ्रैंका के गेस से एग्री हुआ। इस मोमेंट पर फ्रैंका ने अचानक अपनी भौहें सिकोड़ी। वो व्हाइट बोर्ड बाहर निकालो, वो जिस पर ड्रीम सिटी के इंपॉर्टेंट फिगर्स की फोटोज और ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स हैं। बिना रीजन पूछे लुमियन ने फ्रॉस्ट से बना व्हाइट बोर्ड बाहर निकाला और उसे कॉफी टेबल के अपोजिट प्लेस कर दिया। फ्रैंका व्हाइट बोर्ड पर मौजूद फोटोज, स्केचेज, इंट्रोडक्शंस और ऑब्जर्वेशन रिजल्ट्स को घूरती रही। उसकी आंखें लगातार लेफ्ट और राइट मूव कर रही थीं। कुछ देर बाद उसने एक गंभीर टोन में कहा, अगर मिस्टर फूल वाकई एक ट्रांसमिग्रेटर हैं तो ये ड्रीम मैनिफेस्टेशन एक बड़ी प्रॉब्लम छिपाते हैं। लुमियन के रिस्पॉन्ड करने का वेट किए बिना फ्रैंका ने एक्सप्लेन किया, पैंग डेंग और झांग यूजिया जो बचपन के फ्रेंड हैं और सिर्फ पोस्ट कार्ड्स वापस भेजते थे को छोड़कर यहाँ के सभी इंपॉर्टेंट ड्रीम मैनिफेस्टेशंस का झो मिंगरुई से कोई लेना देना नहीं है। वे सभी क्लाइन मोरेटी से, शर्लक मोरियार्टी से, गेहरमन स्पैरो और मिस्टर फूल की दूसरी आइडेंटिटीज से करंट वर्ल्ड से आते हैं। एक सिंगल भी ट्रांसमिग्रेशन से पहले से ओरिजिनेट नहीं होता है, एक भी एंशिएंट पर्सन नहीं है। ऐसा क्यों है? लुमियन आसानी से फ्रैंका का मतलब समझ गया। ड्रीम सिटी खुद झो मिंगरुई की ट्रांसमिग्रेशन से पहले की मेमोरीज के बेसिस पर कंस्ट्रक्ट हुई थी, लेकिन झो मिंगरुई के क्लोज मौजूद रिलेटिवली इंपॉर्टेंट ड्रीम मैनिफेस्टेशंस में से कोई भी ट्रांसमिग्रेशन से पहले का नहीं था। वे सभी पेंग डेंग और झांग यूजिया को छोड़कर ट्रांसमिग्रेट करने के बाद के झो मिंगरुई के एक्सपीरियंसेस से ओरिजिनेट हुए थे। ये क्लियरली प्रॉब्लमैटिक था। हम पहले सोचते थे कि मिस्टर फूल एक रीसरेक्टेड ग्रेट एग्जिस्टेंस थे जो इस एरा के नहीं थे। वेल, वो सचमुच इस एरा के नहीं हैं। मिस्टर फूल वाकई ऑनेस्ट थे। फ्रैंका अचानक मिस्टर फूल के ऑनरिफिक नेम में एक सर्टेन फ्रेज का ट्रू मीनिंग समझ गई। अपने माइंडसेट को एडजस्ट करने के बाद उसने कंटिन्यू किया, हमारी प्रीवियस अंडरस्टैंडिंग से ये बहुत रीजनेबल था कि झो मिंगरुई की आइडेंटिटी से रिलेटेड कोई ड्रीम मैनिफेस्टेशंस नहीं है। एक फॉर्मर ग्रेट एग्जिस्टेंस के रूप में उन्हें ग्रेट एग्जिस्टेंसेस और फॉलन एंशिएंट गॉड्स के साथ इन्वॉल्व होना चाहिए था। ये सभी रेस्ट्रिक्टेड थे और ट्रूली झो मिंगरुई के क्लोज नहीं आ सकते थे। क्या हम पहले ये नहीं सोच रहे थे कि पेंग डेंग वास्तव में कौन था और रियलिटी में वो किससे करस्पॉन्ड करता था? हमने कभी इस बात पर विचार नहीं किया कि वो एक्चुअली झो मिंगरुई का बचपन का फ्रेंड हो सकता है। लेकिन अगर झो मिंगरुई मेरी तरह एक ट्रांसमिग्रेटर है और धीरे धीरे एक ग्रेट एग्जिस्टेंस बना तो ये सचमुच रिमार्केबल है। एक मॉर्टल बॉडी के साथ डीईटी बनने तक ट्रांसेंड करना और स्पिरिट वर्ल्ड पर डोमिनेट करना। इस पॉइंट पर फ्रैंका का इमोशनल घाव एक बार फिर हरा हो गया जिसमें स्प्लिंटर्स चुभ रहे थे। उसने सोचा कि कैसे मिस्टर फूल जैसा पर्सन भी शॉक्ड, सैड, पैन में और डेस्परेट हो गया था जब उसे ट्रांसमिग्रेशन के बारे में ट्रुथ पता चली थी। यहाँ तक कि एक ग्रेट एग्जिस्टेंस बनना भी उसे घर वापस जाने की परमिशन नहीं दे सका। और उसके सो जाने के बाद इन चीज़ों ने स्ट्रॉन्ग साइकोलॉजिकल ट्रॉमास भी फॉर्म किए। अगर मिस्टर फूल भी इस तरह थे तो उसका क्या, उनका क्या? लुमियन गेस कर सकता था कि फ्रैंका अभी क्या सोच रही थी। वो क्यों रुकी? क्योंकि उसके पास सिमिलर एसोसिएशंस थे और सेम इमोशंस उसके दिल में गहराई से उमड़ रहे थे। एक मोमेंट के साइलेंस के बाद फ्रैंका ने खुद को संभाला और कंटिन्यू किया, अगर झो मिंगरुई एक ट्रांसमिग्रेटर है और पहले एक ऑर्डिनरी पर्सन था तो फिर उसके पेरेंट्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स, फ्रेंड्स और क्लोज ऑनलाइन फ्रेंड्स कहाँ हैं? लुमियन ने फोटोज, स्केचेज और नोट्स से कवर्ड आइस बोर्ड की तरफ देखा और थॉटफुली कहा, सपने में झो मिंगरुई के पेरेंट्स हैं लेकिन वे यांगडू में नहीं हैं। वे एक होमलैंड में रहते हैं जो केवल डिस्क्रिप्शंस में एग्जिस्ट करती है। झो मिंगरुई शायद ही उनसे कांटेक्ट करता है, केवल बेंसन झो के जरिए अपनी ग्रीटिंग्स कन्वे करता है। इसके अलावा ड्रीम पेरेंट्स का सेटअप क्लियरली क्लाइन मोरेटी के पेरेंट्स से आता है। सिमिलरली भाई बेंसन झो और सिस्टर झो सासा के रियल वर्ल्ड प्रोटोटाइप्स क्लाइन मोरेटी के भाई बेंसन मोरेटी और सिस्टर मेलिसा मोरेटी हैं। बाकी रिलेटिव्स, फ्रेंड्स, क्लासमेट्स और ऑनलाइन फ्रेंड्स में से परहैप्स केवल पेंग डेंग और झांग यूजिया ही ट्रूली झो मिंगरुई के बचपन के फ्रेंड्स हैं। झांग यूजिया झो मिंगरुई और पेंग डेंग की एक म्यूचुअल मिडिल स्कूल और हाई स्कूल क्लासमेट थी और करंटली वो भी यांगडू में काम करती थी। वो एक वेल ऑफ फैमिली से आती थी और अक्सर ट्रैवल करती थी। वो करंटली एक सो कॉल्ड यूरोपियन ट्रिप पे थी। मेजर अरकाना कार्ड होल्डर्स की मेमोरीज में झांग यूजिया कभी ट्रूली अपीयर नहीं हुई थी। अगर वो अक्सर झो मिंगरुई और पेंग डेंग को पोस्ट कार्ड्स नहीं भेजती और ओकेजनली ऑनलाइन चैट नहीं करती तो उसे झो मिंगरुई के पेरेंट्स की तरह एक बैकग्राउंड फिगर के रूप में ट्रीट किया जा सकता था। फ्रैंका ने संक्षेप में सहमति जताई। अब यहाँ दो इश्यूज हैं। फर्स्ट, झो मिंगरुई के ट्रू रिलेशनशिप्स गायब क्यों हो गए हैं? क्या मिस्टर फूल ने डेलिबरेटली उन्हें खुद से छिपाया या सेलेस्टियल वर्दी ने उनके साथ टैंपर किया? अगर ये फॉर्मर है तो मिस्टर फूल उन्हें क्यों छिपाना चाहेंगे? क्या ये कोई की पॉइंट है? अगर ये लैटर है तो क्या ये रिप्रेजेंट करता है कि सेलेस्टियल वर्दी किसी चीज़ से डरता है?
सेकंड, ये देखते हुए कि जो मिंगरुई से रिलेटेड दूसरे फिगर्स ड्रीम सिटी में अपीयर नहीं हुए हैं, पेंग डेंग और झांग यूजिया का एग्जिस्टेंस और भी सस्पिशियस है। उसमें ऐड करते हुए हमने पहले पेंग डेंग के रूममेट ग्रीशा को इमरजेंसी सेंटर में अपीयर होते देखा था। मुझे लगता है कि हमें अभी के लिए अपना फोकस पेंग डेंग की तरफ शिफ्ट करने की ज़रूरत है। लुमियन ने खुद को मिस्टर फूल की पोजीशन में रखा और कुछ देर सोचा। अगर मैं मिस्टर फूल होता और ये ड्रीम सिटी सेलेस्टियल वर्दी के खिलाफ मेरी कॉन्शियसनेस का बैटल ग्राउंड होती, तो मेरी सब कॉन्शियस नहीं चाहती कि मेरे रियल पेरेंट्स, रिलेटिव्स, क्लासमेट्स और फ्रेंड्स इन्वॉल्व हों, भले ही वे सिर्फ फॉल्स ड्रीम मैनिफेस्टेशंस हों, सिर्फ मेरी मेमोरीज हों। इस लॉजिक को देखते हुए कि जो मिंगरुई और क्लाइन मॉरिटी के कॉग्निशंस मर्ज हो चुके हैं, बेंसन और मेलिसा से करस्पॉन्डिंग ड्रीम मैनिफेस्टेशंस भी अपीयर नहीं होने चाहिए थे। फ्रैंका भी ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन में ज्वाइन हुई। लुमियन मुस्कुराया। कौन कहता है कि वे मिस्टर फूल के सबकॉन्शियस द्वारा बुने गए थे? क्या होगा अगर सेलेस्टियल वर्दी ने डेलिब्रेटली उन्हें क्रिएट किया हो? सेलेस्टियल वर्दी मिस्टर फूल के ट्रांसमिग्रेशन के बाद के एक्सपीरियंसेस जानता है, लेकिन उसके पास ट्रांसमिग्रेशन से पहले के उसके रिलेशनशिप्स को इन्वेस्टिगेट करने का कोई तरीका नहीं है। फ्रैंका के पास लुमियन के रेटोरिकल क्वेश्चन के बेसिस पर एक नया गैस था। तो बेंसन, मेलिसा और डैनेट से करस्पॉन्डिंग ड्रीम मैनिफेस्टेशंस को अपीयर होना था, लेकिन कुछ को ड्रीम सिटी के बाहर अरेंज किया गया था और कुछ का जो मिंगरुई के साथ बहुत शैलो रिलेशनशिप है। क्या ये इन ड्रीम मैनिफेस्टेशंस का एक सबकॉन्शियस प्रोटेक्शन है, जो सेलेस्टियल वर्दी के खिलाफ मिस्टर फूल की कॉन्शियसनेस की फाइटिंग का एक एक्सटर्नल रिजल्ट है? लुमियन ने सिर हिलाया। अगर सेलेस्टियल वर्दी जो मिंगरुई के ट्रांसमिग्रेशन से पहले के रिलेशनशिप्स के बारे में सचमुच क्लियर नहीं है, तो क्या ये सजेस्ट नहीं करता कि उसने अभी तक मिस्टर फूल की कोर कॉन्शियसनेस को इरोड और करप्ट नहीं किया है? फ्रैंका के दिमाग में अचानक एक बात चमकी। मैं अब समझ गई कि सियाताज जो मिंगरुई की रूममेट क्यों बनी। वो खड़ी हुई, विंडो के पास एक एरिया की तरफ वॉक करके गई और कुछ कदम आगे पीछे टहलने लगी। हमने पहले शक किया था कि एल्व्स फॉर्मर ट्रांसमिग्रेटर्स थे। अब ऐसा लगता है कि वे वेस्टर्न कॉन्टिनेंट ब्लडलाइन के डिसेंडेंट्स की तरह ज़्यादा हैं, जो नॉर्दर्न और साउदर्न कॉन्टिनेंट्स और 5 सीज पर सर्वाइव कर गए। मिस्टर फूल के लिए ये उनके देशवासियों के डिसेंडेंट्स हैं, इसलिए रिलेशनशिप बहुत क्लोज है, इसलिए वो उन्हें अपने बहुत पास प्लेस करता है। सिमिलरली, इंटिस ग्रुप जहां झो मिंगरुई काम करता है, उसकी फाउंडेशन ट्रांसमिग्रेटर एम्परर रोशल द्वारा रखी गई थी और नेबरिंग कंपनी का बॉस एक दूसरे ट्रांसमिग्रेटर द एंशिएंट सन गॉड का हेयर है। ये ड्रीम मैनिफेस्टेशंस सभी झो मिंगरुई के बहुत क्लोज हैं। फ्रैंका जितना ज़्यादा बोल रही थी, उतना ही उसका बिलीव बढ़ रहा था कि इन सिंबल्स का उसका इंटरप्रिटेशन करेक्ट था। उसने अपने थॉट्स शिफ्ट किए। हमने हमारी कर्ली हेयर्ड बबून रिसर्च सोसाइटी के अंदर क्रॉस चेक किया है। जिस समय हम करंट वर्ल्ड में ट्रांसमिग्रेट हुए वो 1352 था, 7 साल पहले। और मेजर अरकाना कार्ड होल्डर्स द्वारा प्रोवाइडेड इन्फॉर्मेशन के अकॉर्डिंग मिस्टर फूल भी 1352 में सो गए थे। मिस्टर फूल के अपनी नींद में एंटर करने और सेलेस्टियल वर्दी को कन्फ्रंट करने से पहले क्या उन्होंने हम सभी को कोक्यून से रिलीज किया था? ऐसा ही होना चाहिए। लुमियन को लगा कि फ्रैंका की रीजनिंग सॉलिड थी। वो भी खड़ा हुआ और थॉटफुली कहा, हम पेंग डेंग से कांटेक्ट करने का मैटर एंथनी पर छोड़ देंगे। वो अब ज़्यादा अग्रेसिव प्रॉप्स कर सकता है। अगर हम पेंग डेंग की ट्रू आइडेंटिटी और उसके एग्जिस्टेंस का मीनिंग फिगर आउट कर सकते हैं, तो शायद हम सेलेस्टियल वर्दी को वीक करने और मिस्टर फूल को जगाने का एक तरीका ढूंढ सकें। इस पॉइंट पर लुमियन रुका, उसकी आंखें थोड़ी सिकुड़ गईं। अगर हमने अभी जो डिस्कस किया उसमें कोई मेजर एरर्स नहीं है, तो झो सासा का यूनिवर्सिटी के लिए यांगडू आना प्रॉबेबली स्ट्रॉन्ग सिंबॉलिक मीनिंग रखता है और मिस्टर फूल के लिए एक अच्छा साइन नहीं है। लॉजिकली झो सासा को ड्रीम सिटी के बाहर होना चाहिए था, इस बैटल ग्राउंड में इन्वॉल्व नहीं होना चाहिए था। फ्रैंका अचानक अलार्म हो गई। झो सासा कब अराइव हो रही है? वेडनेसडे, लुमियन ने धीमी आवाज में आंसर दिया। अब ऑलरेडी मंडे हो चुका है, फ्रैंका ने फुसफुसाते हुए कहा। झो सासा के यांगडू अराइव होने से पहले पेंग डेंग की साइड और अन शियाओशिन की साइड दोनों पर सब्सटेंशियल प्रोग्रेस होनी चाहिए। लुमियन ने सिर हिलाया और कहा, हाँ। उन दोनों ने इस मैटर पर लंबे समय तक डिस्कशन किया। तुम्हें एक्टिवली सपना छोड़ना चाहिए और सुबह रियलिटी में वापस जाना चाहिए, ताकि एंशिएंट सन गॉड और ऑरोरा ऑर्डर के उस इंडिविजुअल से ज़्यादा डिटेल्ड इंटेलिजेंस इंक्वायर की जा सके। चूँकि ग्रीशा अरेंज सीन पर अपीयर हुआ था और पेंग डेंग से कांटेक्ट करने के बाद एंथनी हैलुसिनेशन से डर गया था और एक्टिवली सपना छोड़ दिया था, मुझे शक है कि पेंग डेंग और उसका रूममेट एंशिएंट सन गॉड से रिलेटेड हैं। हमारे पास इस पॉइंट को एक्यूरेटली जज करने के लिए सफिशिएंट इंटेलिजेंस की कमी है। इसके अलावा मैडम मैजिशियन से अपनी फिजिकल कंडीशन चेक कराना मत भूलना, फ्रैंका ने आखिरकार लुमियन को इंस्ट्रक्ट किया। एक ग्रिन के साथ लुमियन ने रिप्लाई किया, मैं केवल इस बात को लेकर वरीड हूँ कि मेजर अरकाना कार्ड होल्डर्स इनफ नहीं जानते या कुछ इंटेलिजेंस करंटली हमारे लिए इनएक्सेसिबल है।
इसके बाद तुम्हें बैकग्राउंड में मूव कर जाना चाहिए और एंथनी के साथ पोजीशन स्विच कर लेनी चाहिए। उसे प्रोबिंग करने दो और तुम्हें अपीयर नहीं होना चाहिए। ऑलराइट, फ्रैंका ने जवाब दिया, आखिरकार फोकस डिस्कशन की स्टेट को छोड़ते हुए। उसने नोटिस किया कि विंडो एरिया किसी पॉइंट पर ब्राइटन हो गया था। ग्लास के बाहर सुबह की सनलाइट पड़ रही थी, जिसमें गोल्डन येलो का एक हिंट था जो पूरे स्काई को क्लियर कर रही थी और पेड़ों की ग्रीन लीव्स को टिंट कर रही थी। चिड़ियां चहचहा रही थीं जैसे वे उड़ रही हों, और ओकेजनली इंसानी आवाजें सुनी जा सकती थीं जो रिलैक्स्ड और सूथिंग थीं। सुबह हो चुकी थी, सूरज उग चुका था, डेलाइट आ चुकी थी। फ्रैंका सुबह के इस सीन को घूरती रही, ऑलमोस्ट साइलेंटली खुद से बुदबुदाते हुए। ये ब्यूटीफुल है। सनलाइट ग्लास के जरिए पेनिट्रेट हुई उस पर और लुमियन पर शाइन कर रही थी, जैसे कोई ग्रेट एग्जिस्टेंस जेंटली उनके दिलों को कंफर्ट कर रही हो। लुमियन के एंथनी को पेंग डेंग को प्रोब करने के बारे में बताने के लिए शिनहोंग डिस्ट्रिक्ट वापस जाने के बाद फ्रैंका ने 23rd फ्लोर के लिए एलिवेटर लिया और उस अपार्टमेंट में एंटर किया जिसे वो और जेना रेंट पर ले रही थी। जैसे ही उसने डोर ओपन किया, उसने देखा कि जेना पहले से ही जागी हुई थी और खुद को रेडी करने में बिजी थी। इतनी जल्दी? फ्रैंका बोल पड़ी। यह जल्दी नहीं है, मुझे सावधानी से अपना मेकअप करना है। मुझे आज कंपनी के चारों तरफ वॉक करना है। कौन जानता है, मुझे किसी फिल्म क्रू द्वारा स्पॉट किया जा सकता है, ड्रीमस्केप, जेना ने बिना अपना सिर घुमाए कहा। ओ राइट, ये मंडे है। जेना को हॉल फिल्म कंपनी जाना है, लेकिन वो अब एक ड्रीम मैनिफेस्टेशन है। क्या वहाँ कोई स्लिप अप्स होंगे? फ्रैंका थोड़ा वरी होने से खुद को रोक नहीं सकी। इस मोमेंट पर ड्रीमस्केप जेना बाथरूम में गई और लियो शान बेडरूम से बाहर वॉक करके आई। उसकी आंखें अभी भी स्लीपी थीं। लियो फू को देखकर उसने ग्रीट किया, कुछ नहीं हुआ राइट? उसने सोचा कि लियो फू और लुमिना उसके यहाँ रात भर रुके थे ताकि पर्सनली कंफर्म कर सकें कि वहाँ कोई हिडन डेंजर्स थे या नहीं। अभी के लिए सब कुछ नॉर्मल है, फ्रैंका ने कहा, हाफ रीअश्योर करते हुए और हाफ फैक्ट्स स्टेट करते हुए। उसने तब लियो शान से कहा, मैं रिजाइन करने जा रही हूँ। हैं? लियो शान दंग रह गई। फ्रैंका ने एक जेंटल स्माइल दिखाई। मुझे अब बैकग्राउंड में मूव करना होगा क्योंकि अगर मैं अभी सपने से बाहर निकाल दी गई तो मैं ट्रूली मर जाऊंगी। लियो शान को अचानक लियो फू और जियान के बीच हुई बातचीत याद आई जो उसने लास्ट नाइट ओवरहियर की थी। कुछ वर्ड्स जो वो उस समय नहीं समझ सकी थी अब आखिरकार सेंस बना रहे थे। उसे अचानक फील हुआ कि वो अब अकेली नहीं थी और उसने स्माइल रिटर्न की। ये मेरे लिए भी लगभग सेम ही है। ड्रीमस्केप के बिना मैं भी गायब हो जाऊंगी। शिनहोंग डिस्ट्रिक्ट में रेंटेड अपार्टमेंट के अंदर एंथनी को फ्रैंका के साथ हुए डिस्कशन के रिजल्ट्स बताने के बाद और पेंग डेंग को प्रोब करने से पहले लुडविग को फ्रैंका के पास सौंपने का इंस्ट्रक्शन देने के बाद लुमियन बेड पर लेट गया। उसने अपनी आंखें बंद की, एक पॉजिटिव स्टेट में एंटर किया और अपने माइंड में अपनी ही फैंटम इमेज आउटलाइन की। फिर उसने इमेजिन किया कि वो एक एक्सट्रीमली हाई प्लेस से छलांग लगा रहा है और तेजी से फ्री फॉल में नीचे गिर रहा है। इस स्टेट में उसने अपने कानों में हवा की सरसराहट सुनी, लेकिन उसने तुरंत सपना नहीं छोड़ा। उसने वैगुली हवा में इंसानों को बातचीत करते हुए सुना जिनके वर्ड्स डिफरेंट डायरेक्शन से आ रहे थे। इस मोमेंट पर लुमियन मानो कोडू विलेज में वापस लौट आया समर के एक वार्म आफ्टरनून में। उस समय वो एक घास के ढेर के ऊपर सुस्ती से लेटा हुआ था। पास में बूढ़ी औरतें इकट्ठा थीं जो एक दूसरे की जुएं निकाल रही थीं और विलेज की वेरियस रूमर्स के बारे में गॉसिप कर रही थीं। बच्चे ओकेजनली उनके चारों तरफ आगे पीछे भाग रहे थे। फार्मर्स अपने काम से जल्दी विलेज लौट आए थे और पादरे की फैमिली के मेंबर्स बड़बड़ाते हुए पास से गुजर रहे थे। लुमियन ने अपनी आंखें खोलीं। उसकी नाक को अभी भी भेड़ के गोबर के साथ मिक्स्ड घास की सेंट आ रही थी। उसने एक सांस छोड़ी, फिर बेड से उठकर रूम से बाहर आया और सीढ़ियों से नीचे लग्जरियस विला में आ गया। मैडम जस्टिस, मैडम मैजिशियन और मैडम जजमेंट सभी लिविंग रूम में थीं। इम्पॉर्टेंट इंटेलिजेंस? मैडम जस्टिस समझ गईं कि लुमियन एक्टिवली सपने से बाहर नहीं आता जब तक कि ये कुछ बहुत क्रूशल ना हो, और उन्होंने नोटिस किया था कि करंट रियल ड्रीम का लुमियन के प्रति कोई स्ट्रॉन्ग रिजेक्शन नहीं था, जिसका मतलब था कि लुमियन को सपने से बाहर नहीं फेंका गया था। हाँ, लुमियन एक सिंगल सोफे पर बैठ गया। ये एक साइकोलॉजिकल ट्रॉमा के साथ स्टार्ट होता है जिसे फ्रैंका ने मुशु हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड एरिया में देखा था। मैडम जस्टिस ने कुछ सेकंड के लिए लुमियन की तरफ देखा। फर्स्ट, हमें बताओ कि तुमने 2 ऑफ कप्स को कैसे रेस्क्यू किया। 7 ऑफ कप्स को सपने से बहुत जल्दी बाहर निकाल दिया गया था और वो ज़्यादा नहीं जानती। स्माइल करते हुए लुमियन ने रिप्लाई किया, मैंने कॉप्स वैक्स कैंडल का यूज़ किया। तुमने एक सीक्रेट डीड रिचुअल कंप्लीट किया और फीडबैक रिसीव किया। मैडम मैजिशियन ने लुमियन की रियल बॉडी स्टेट के चेंजेस और 4th एपोक थ्रियर में अपीयर हुए स्ट्रेस रिस्पॉन्स से ऑलरेडी रफली गेस कर लिया था कि क्या हुआ था। अब वो बस कंफर्म कर रही थी।
लुमियन ने वर्बली डिस्क्राइब किया कि उसने कोवेनेंट रिचुअल के दौरान क्या देखा, सुना और फील किया, और फाइनली कहा, ब्लड एम्परर का रेमनेंट ऑरा एक काफ़ी ऑब्वियस चेंज से गुजरा और ये अंडरवर्ल्ड दाविस्ट की सील के साथ थोड़ा फ्यूज़ हो गया। ऐसा लगता है जैसे मैंने कुछ एक्स्ट्रा गेन किया है, लेकिन मैं उसे डिटेक्ट नहीं कर पा रहा हूँ। बोलते हुए उसने अपनी पाम की पेल स्किन के नीचे छिपे ओल्ड ब्लड स्पॉट्स दिखाए। मैडम मैजिशियन ने थोड़ा सिर हिलाया। उनकी आंखों की गहराइयों में अनगिनत डार्जलिंग स्टारबर्स्ट्स जल रहे थे और धीरे धीरे रोटेट हो रहे थे। 20 या 30 सेकंड्स के बाद उन्होंने कुछ अम्यूजमेंट के पुट के साथ कहा, मुझे नहीं पता कि मैं तुम्हें लकी कहूँ या अनलकी। उस टेरिफाइंग विल ने न केवल तुम पर नजर डाली, बल्कि तुम्हें पावर भी बेस्टो की। लेकिन नेसेसरी रिचुअल्स की कमी और अंडरवर्ल्ड दाविस्ट की सील के एग्जिस्टेंस के कारण वो पावर ब्लड एम्परर के रेमनेंट ऑरा के साथ फ्यूज हो गई और सील के अंदर है जिसका यूज नहीं किया जा सकता, वरना तुम अब तक ऑलरेडी एक गिफ्टेड वॉर बिशप या कुछ और बन चुके होते। हालांकि ये पावर सील्ड है, फिर भी ये तुम्हारे लिए कुछ इफेक्ट्स लाई है। फॉर एग्जाम्पल, मेरी सील के अंदर कोडू विलेजर्स के सॉइल फ्रैगमेंट्स कुछ म्यूटेशन से गुजरे हैं जो तुम्हारे सोल्जर्स बनने की तैयारी कर रहे हैं। नो वंडर, मैंने अभी सपने से बाहर आते समय वैगुअली हर किसी की बातचीत सुनी थी। लुमियन को अचानक रियलाइज हुआ, तो जो उसने गेन किया था वो एक नई पावर थी। मैडम मैजिशियन ने कंटिन्यू किया, क्या उस पावर में खुद कोई हिडन डेंजर्स हैं? मैं इस मोमेंट पर नहीं बता सकती, लेकिन ब्लड एम्परर के रेमनेंट ऑरा के साथ फ्यूज होने के बाद वहाँ निश्चित रूप से हिडन डेंजर्स हैं और ये ज़्यादा एक्टिव हो गया है। इस पॉइंट पर मैडम मैजिशियन रुकी। तुम्हारी बॉडी में ओमेबेला ब्लड लाइन के साथ कंबाइंड होकर अगर अंडरवर्ल्ड दाविस्ट की सील ना होती तो मुझे शक है कि तुम इसके रिस्पॉन्स में प्रेग्नेंट हो सकते थे, अबॉर्ट कराने में अनेबल होकर एलिस्टा ट्यूडर के एक डीपली करप्टेड म्यूटेटेड वर्जन को जन्म देते। क्या इससे ब्लड एम्परर को मुझे डैडी नहीं बुलाना पड़ता? लुमियन, जो अपनी डेमनेस ऑफ डिस्पेयर की स्टेट में था, हंस पड़ा। वो मॉमी होता, मैडम मैजिशियन ने करेक्ट किया। लुमियन ने इस टॉपिक को कंटिन्यू नहीं किया, इसके बजाय वो बात करने के लिए मुड़ा कि वो वॉटेक्स में कैसे घुसा, कैसे उसने एक चैनल ओपन करने और फ्रैंका को रेस्क्यू करने के लिए लाइटनिंग स्ट्राइक का एडवांटेज उठाया। ऐसा लगता है कि हमारे एफर्ट्स बेकार नहीं गए। मैडम जस्टिस ने एक ग्रेटिफाइड स्माइल दिखाई। उस इनकॉन्टेशन में कौन सी डीटी इन्वॉल्व है? लुमियन ने पूछा। मैडम जस्टिस ने एक मम साउंड निकाला और कहा, द लॉर्ड ऑफ स्टॉर्म्स वो उनका ट्रू नेम है। इसे कैजुअली रिसाइट मत करना। लाइटनिंग डैमेज, एरिया ऑफ इफेक्ट और इनडिस्क्रिमिनेट होता है। इसके अलावा मिस्टर फूल के अवतार्स ने पहले इसके साथ लाइटनिंग स्ट्राइक्स ट्रिगर की हैं। सबकॉन्शियस परसेप्शन ये है कि इस इनकॉन्टेशन द्वारा लाई गई लाइटनिंग बहुत टेरिफाइंग और हाईली डिस्ट्रक्टिव होती है। एक डीईटी के ट्रू नेम का एक इनकॉन्टेशन के रूप में यूज करना? मिस्टर फूल का इनकॉर्नेशन मुझसे भी ज्यादा एक प्रोवोकर की तरह कैसे है? लुमियन ने थोड़ा सिर हिलाया। वो 2 सेकंड के लिए साइलेंट रहा और फिर बोला, उस समय मैं इस पॉसिबिलिटी के लिए प्रिपेयर्ड था कि मैं सीक्रेट डीड रिचुअल के कारण आउट ऑफ कंट्रोल होकर कोलैप्स हो सकता हूँ या मर भी सकता हूँ। मेरे दिमाग में केवल एक ही थॉट था, जो था जितनी जल्दी हो सके एबिसल चैनल ओपन करना या उस इल्यूजरी एबिस को डिस्ट्रॉय करना। ये शायद इनफ नहीं होता, इसलिए मैंने जेना और लियो शान से झो मिंगरुई को इनवाइट करने के लिए कहा, जो मुशु हॉस्पिटल के इमरजेंसी सेंटर में था, ताकि वो अंडरग्राउंड एरिया में नीचे आकर एक नज़र डाले। मैं नहीं जानता था कि इसके अच्छे रिजल्ट्स मिलेंगे या बैड चेंजेस आएंगे या प्रॉब्लम्स अराइज होने पर इसे फिक्स करने की प्रोबेबिलिटी कितनी हाई होगी, लेकिन उस मोमेंट पर इनमें से कुछ भी सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ नहीं था। बोलते हुए लुमियन ने अपनी डेमनेस ऑफ डिस्पेयर की स्टेट में थोड़ा अपना चिन उठाया। मैडम जस्टिस, मैडम मैजिशियन और मैडम जजमेंट सभी साइलेंट हो गईं। लुमियन ने एक ब्राइट स्माइल दिखाई और कंटिन्यू किया, अगर उससे सचमुच डिस्ट्रक्टिव रिजल्ट्स आते और आप लोग उसे मॉनिटर कर रहे होते तो आप इस सब को प्रिवेंट करने के लिए एडवांस में रियल वर्ल्ड में मेरी बॉडी को किल कर सकती थी। मर जाना अच्छा होता। अगर मैं मर जाता तो मैं कुछ नहीं जानता, मुझे किसी भी चीज़ की केयर नहीं करनी पड़ती। कुछ सेकंड के लिए नज़रें एक्सचेंज करने के बाद मैडम जस्टिस, मैडम मैजिशियन और मैडम जजमेंट ने आह भरी और वार्म स्माइल्स दिखाई जिन्होंने किसी के इमोशंस को शांत कर दिया। मैं तुम्हारे इस स्टाइल से एग्री नहीं करती, लेकिन मैं ये देखकर खुश हूँ कि तुम्हारे अपने थॉट्स और चॉइसेस हैं। मैडम मैजिशियन ने भी आह भरी और कहा, अगर फ्यूचर में तुम्हारा सामना सिमिलर सिचुएशन से होता है तो तुम मेरा ऑनोरिफिक नेम रिसाइट करने का ट्राई कर सकते हो। तुम्हारे अंदर उन सोल फ्रैगमेंट्स को सील करने वाली पावर मेरी तरफ से आती है। मैं उन्हें एक मीडियम के रूप में यूज़ कर सकती हूँ और ऑनोरिफिक नेम द्वारा क्रिएटेड कनेक्शन के जरिए कुछ इन्फ्लुएंस एक्सर्ट कर सकती हूँ, लेकिन सक्सेस की गारंटी नहीं है। ऑल्सो, अगर तुम किसी प्रेडिकामेंट से एस्केप करने के लिए परमानेंटली बाहर निकाले जाने और ड्रीम सिटी में री एंटर करने में अनेबल होने का प्राइस पे करने के लिए विलिंग हो, तो मैं तुम्हें बेटर इनकॉन्टेशंस दे सकती हूँ। लुमियन की सीधी हुई पीठ थोड़ी रिलैक्स हुई और उसका चिन अब थोड़ा ऊपर उठा हुआ नहीं था। क्यूरियस होकर उसने इंक्वायर किया, क्या इनकॉन्टेशन?
चीफ यागेट्स का ऑनरिफिक नेम मैडम मैजिशियन मुस्कुराई। इसे सपने के बाहर रिसाइट करने का कोई इफेक्ट नहीं होगा और ये अननोइंगली रिसाइटर को सेलेस्टियल वर्दी का मैरियोनेट बना सकता है, लेकिन सपने में इसे रिसाइट करना अटेंशन अट्रैक्ट कर सकता है और कोई भी चैनल ओपन कर सकता है। हालांकि सिमिलरली चीफ यागेट्स एसेंशियली मिस्टर डोर की रेमनेंट स्पिरिट और सपने के सबकॉन्शियस के फ्यूजन से क्रिएटेड एक मैनिफेस्टेशन है, स्पेशल सिंबोलिज्म के साथ। उसके एक्शन सेलेस्टियल वर्दी द्वारा इन्फ्लुएंस्ड हो सकते हैं, लेकिन रिलेटिवली स्पीकिंग मिस्टर फूल का ऑनरिफिक नेम रिसाइट करने के कंपैरिजन में इस पर कम इंटरफेरेंस रिसीव होता है। तो इसे इस तरह किया जा सकता है, लुमियन ने थॉटफुली कहा। क्या हम पहले ड्रीम सिटी के सरफेस रूल्स को बहुत स्ट्रिक्टली फॉलो कर रहे थे, हमेशा बियॉन्ड द पावर्स वाले सिटीजन्स का रोल प्ले करने का ट्राई करते हुए? याद रखें, आप बस एक्टिंग कर रहे हैं, ये एसेंशियली एक सपना है। मैडम मैजिशियन मुस्कुराई और कहा, हमने इस इशू पर भी सोचा है। चीफ का ऑनरिफिक नेम रिसाइट करने का मेथड मेरा आइडिया था, लेकिन एक्सप्लॉयटेबल रूल लूप होल्स ढूंढने से पहले तुम्हारे लिए कैजुअली रूल्स को ब्रेक ना करना ही बेटर होगा, वरना हे पहले के बहुत सारे पेनफुल लेसन्स हैं, मैं उन्हें एक एक करके लिस्ट नहीं करूंगी। लुमियन ने सिर हिलाया, अपनी स्टेट को एडजस्ट किया और उस सीन को डिटेल से बताया जो फ्रैंका ने इल्यूजरी एबिस के बॉटम में उस साइकोलॉजिकल ट्रॉमा में देखा था, जो डिडक्शंस उसने किए और जो प्रॉब्लम्स उसने डिस्कवर की। फाइनली उसने कहा, ये सिर्फ फ्रैंका को रियलाइज़ होने के बाद हुआ कि मिस्टर फूल एक ट्रांसमिग्रेटर थे कि उसने पाया कि उसने पहले शर्लक मोरियार्टी और मर्लिन हर्मिस जैसे नामों को ओवरलुक किया था। लॉजिकली उसे इनसे तुरंत डिड्यूस कर लेना चाहिए था कि मिस्टर फूल उसकी तरह एक ट्रांसमिग्रेटर भी थे, हालांकि वो गैस करती कि वो दूसरी वर्ल्ड से आए थे। ड्रीम सिटी में हमारे कई आइडियाज़ रेस्ट्रिक्टेड लगते हैं, हम अनकॉन्शियसली सर्टेन चीज़ों को ओवरलुक कर देते हैं, जैसे अंशिया ओशन की प्रॉब्लम, जैसे ये एविडेंस कि मिस्टर फूल एक ट्रांसमिग्रेटर थे। ये सेलेस्टियल वर्दी की विल हो सकती है जो काम कर रही है एक फूलिंग इफेक्ट क्रिएट करते हुए, और जो उसने डेलिबरेटली हमसे ओवरलुक और अवॉइड कराया वो मोस्ट लाइकली करेक्ट डायरेक्शन को छिपाता है। मैडम जस्टिस ने इंटेंटली सुना। उनके एक्सप्रेशन में पहले थोड़ा बिल्डरमेंट और सरप्राइज दिखा, लेकिन क्विकली राहत और इमोशन रिवील हुआ। मैडम मैजिशियन और मैडम जजमेंट के सिमिलर रिएक्शंस थे। लुमियन के बोलना फिनिश करने के बाद मैडम जस्टिस की एमराल्ड आइज फ्लिकर हुई, जैसे उन्हें कुछ याद आया हो। तुम नहीं जानते कि किस तरह की सिचुएशन के तहत और किस तरीके से हमने पहली बार मिस्टर फूल को देखा था और उसके बाद उन्होंने किस तरह का परफॉर्मेंस शो किया था। तो तुम निश्चित रूप से ये नहीं समझ सकते कि हमने इस डायरेक्शन में क्यों नहीं सोचा कि मिस्टर फूल एक ट्रांसमिग्रेटर हो सकते हैं, एक ऑर्डिनरी पर्सन जो एक एक स्टेप करके स्ट्रेंथ में ग्रो हुआ। ये केवल कोडो विलेज डिजास्टर के बाद हुआ था कि मैंने वैगुअली इस पॉसिबिलिटी को फील किया था, मैडम मैजिशियन ने ऐड किया। मैडम जस्टिस का एक्सप्रेशन बहुत जेंटल हो गया, उनके चेहरे पर और ज़्यादा स्माइल्स आ गईं। एक मॉर्टल बॉडी के साथ इतनी सारी चीज़ें करने के लिए, इस लेवल तक पहुंचने के लिए, सेलेस्टियल वर्दी को कन्फ्रंट करने के लिए, ट्रू ह्यूमन नेचर का यूज़ करने के लिए, मैं मिस्टर फूल को और भी ज़्यादा एडमायर करती हूँ और ज़्यादा सिंपैथेटिक भी फील करती हूँ। क्यूरियस होकर लुमियन ने इंक्वायर किया, मिस्टर फूल ने क्या चीज़ें की हैं? उसके व्यू में मिस्टर फूल अब क्लोजर लग रहे थे। ये ग्रेट एग्जिस्टेंस कभी ह्यूमन थी और औरोर के साथ एक देशवासी भी थी, और लुमियन केवल गहरमन स्पैरो से रिलेटेड चीज़ें जानता था और जो बाइबल में बताया गया था। हम तुम्हें इसके बारे में प्रॉपर्ली बता सकते हैं, लेकिन अब पहले उनकी इश्यूज़ को डिस्कस करते हैं जो तुमने डिस्कवर किए हैं, मैडम जस्टिस ने एक स्माइल के साथ कहा। लुमियन ने अपने थॉट्स ऑर्गेनाइज किए और एक्सप्लेन किया कि ये मैनिफेस्टेशंस पॉसिबली एक आइडेंटिटी हो सकते हैं। जो मिंगरुई की आइडेंटिटी में करस्पॉन्डिंग इंटरपर्सनल रिलेशनशिप्स की कमी है। पेंग डेंग और झांग यूजिया का एग्जिस्टेंस ज़्यादा स्पेशल लग रहा है, और पेंग डेंग का रूममेट ग्रीशा मुशु हॉस्पिटल के इमरजेंसी सेंटर में अपीयर हुआ है। एक ट्रांसमिग्रेटर के पर्सपेक्टिव से करस्पॉन्डिंग डिटेल्स के साथ वाकई प्रॉब्लम्स हैं। झो मिंगरुई सिर्फ एक नाम लगता है, जबकि वो पर्सन जो सियातास और दूसरों के साथ अपार्टमेंट शेयर करता है, इंटिस ग्रुप में काम करता है, और जिसका एक भाई बेंसन और एक सिस्टर सासा नाम की है, वो क्लाइन मोरेटी की तरह ज़्यादा है। मैडम जस्टिस ने धीरे से सिर हिलाया। ड्रीम सिटी खुद और पेंग डेंग तथा झांग यूजिया को छोड़कर कोई भी दूसरा इंपॉर्टेंट फिगर फर्स्ट एपोक या उससे पहले से ओरिजिनेट नहीं होता है। उन्होंने टेम्पोरली टू ऑफ कप्स द्वारा मेंशन किए गए सुपर एंशिएंट एरा को फर्स्ट एपोक या उससे पहले की हिस्ट्री के रूप में ट्रीट किया। अभी तक टैरो क्लब को सेकंड एपोक से पहले के इवेंट्स की ऑलमोस्ट कोई अंडरस्टैंडिंग नहीं थी। बोलते हुए मैडम जस्टिस साइलेंट हो गई, मानो थॉट्स में खो गई हों। मैडम मैजिशियन ने उनकी तरफ देखा और लुमियन से कहा, चूंकि पेंग डेंग और ग्रीशा में एंशिएंट सन गॉड इन्वॉल्व हो सकते हैं, तो पहले मैं तुम्हें वो रिलेवेंट इन्फॉर्मेशन बता देती हूँ जो हम जानते हैं। बेशक ये उस पार्ट तक लिमिटेड है जिसे तुम एक्सेस कर सकते हो। इस मोमेंट पर जैना ने लिविंग रूम में एक्टिविटी सेंस की और सेकंड फ्लोर से नीचे आ गई।
उसने चारों तरफ देखा, चुपचाप बैठने के लिए एक जगह ढूंढी और एंशिएंट सन गॉड से रिलेटेड मैटर्स के बारे में मैडम मैजिशियन की बातें सुनने में लूमियन के साथ ज्वाइन हो गई। मैडम मैजिशियन ने एक मोमेंट के लिए विचार किया और कहा, मैंने तुम्हें पहले भी बताया है कि सभी सुपरनैचुरल पावर्स का सोर्स ओरिजिनल क्रिएटर तक ट्रेस बैक किया जा सकता है। लूमियन और जेना ने साइमल्टेनियसली सिर हिलाया। मैडम मैजिशियन ने कंटिन्यू किया, ओरिजिनल क्रिएटर ने इस वर्ल्ड को क्रिएट किया था और किसी पॉइंट पर खुद को डिसइंटीग्रेट कर लिया, डिफरेंट पाथवेज की बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स में स्प्लिट होते हुए। ये उनके सेल्फ डिसइंटीग्रेशन का टेरिफाइंग इम्पैक्ट रहा होगा, जिसने उस सुपर एंशिएंट सिविलाइजेशन को पूरी तरह डिस्ट्रॉय कर दिया, जहां मिस्टर फूल और टू ऑफ कप्स रहते थे, जिसमें केवल कुछ ह्यूमन सर्वाइव कर पाए, जिसने फर्स्ट एपोक की शुरुआत की, जिसे हम केओस एपोक कहते हैं। क्या सेलेस्टियल वर्दी उस समय बॉर्न हुआ था? मिस्टर फूल और फ्रैंका को सुपर एंशिएंट सिविलाइजेशन के कोलैप्स से पहले उस लाइट डोर के ऊपर सस्पेंडेड होना चाहिए था। लूमियन ने वे वर्ड्स कहे जिनका स्पेसिफिक मीनिंग जेना करंटली नहीं समझ सकती थी। मैडम मैजिशियन ने कुछ सेकंड के लिए विचार किया और कहा, हमारे पास करंटली जो नॉलेज है उसके बेसिस पर फाइनल क्रिएटर में साइमल्टेनियसली सेपरेशन और कन्वर्जेंस की तरफ टेंडेंसीज थीं। उनके पूरी तरह डिसइंटीग्रेट होने से पहले उनकी पर्सनैलिटी में, या यूं कहें कि उनके डिवाइन नेचर में ऑलरेडी एक स्प्लिट हो चुका होना चाहिए था। सेलेस्टियल वर्दी उस डिवाइन नेचर में से एक से बिलोंग कर सकता है जो स्प्लिट हुआ था, इसलिए सेलेस्टियल वर्दी का स्पिरिचुअल इम्प्रिंट ओरिजिनल क्रिएटर की तरह इरेज नहीं किया जा सकता और करस्पॉन्डिंग बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स के अंदर हमेशा एग्जिस्ट करेगा। जेना ये पार्ट समझ गई और बोल पड़ी, तो क्या इसका मतलब ये नहीं है कि मिस्टर फूल कभी भी ट्रूली सेलेस्टियल वर्दी को डिफीट नहीं कर सकते? वो केवल लॉन्ग कोर्स ऑफ टाइम के दौरान दोनों को मर्ज और अपोज कर सकते हैं, कुछ एडवांटेज गेन करते हुए। मैडम मैजिशियन ने एक बिटर स्माइल के साथ कहा, ड्रीम सिटी में एक कहावत है जो बहुत सेंस बनाती है, इन द लॉन्ग रन वी ऑल डाई। लूमियन, जेना और बाकी लोग साइलेंट हो गए। मैडम मैजिशियन ने खुद को संभाला और कहा, दूसरे डिवाइन नेचर्स भी उस समय स्प्लिट हुए थे, जिनमें से एक को तुम गॉड ऑलमाइटी कह सकते हो। फर्स्ट एपोक की हिस्ट्री शायद सेलेस्टियल वर्दी का अपोज करने वाले गॉड ऑलमाइटी की हिस्ट्री हो सकती है। हिस्ट्री के उस पीरियड के बारे में ये हमारी एकमात्र अंडरस्टैंडिंग है और हम इसकी एक्यूरेसी की गारंटी नहीं दे सकते। एनीवे, फर्स्ट एपोक के एंड में कुछ ऐसा हुआ कि दोनों साइमल्टेनियसली फॉल कर गए। बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स ज़्यादा थॉरली स्प्लिट हो गई और फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट किसी सीक्रेट प्लेस में पीछे छूट गई। वो फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट जिसने डिवाइन के 22 पाथ्स को रिकॉर्ड किया था। क्या गॉड ऑलमाइटी स्पेक्टेटर और सीक्रेट सप्लाइंट के पाथवेज पर ऑक्यूपाई करते थे? लूमियन रफली समझ गया कि मैडम मैजिशियन क्या कहना चाहती थी। मैडम मैजिशियन ने सिर हिलाया और कहा, स्पेक्टेटर, सीक्रेट सप्लाइंट, रीडर, सेलर और बार्ड के 5 पाथवेज जो ओमनिशंस और ओमनीपोटेंस को सिंबलाइज करते हैं। 5 पाथवेज। ये लूमियन या जेना नहीं थे जो मार्वल्ड हुए, बल्कि मैडम जस्टिस थी। बेशक लूमियन और जेना भी शॉक थे। सेलेस्टियल वर्दी और मिस्टर फूल ने केवल 3 पाथवेज ऑक्यूपाई किए थे। पाथवेज का नंबर इस बात की नहीं है कि ये ग्रेट एग्जिस्टेंसेस कितनी पावरफुल हैं। मैडम मैजिशियन ने डिटेल में जाए बिना ब्रीफली एक्सप्लेन किया। एंशिएंट सन गॉड बार्ड पाथवे के बेसिस पर एक डीईटी बने, जिन्होंने यूनिकनेस और करस्पॉन्डिंग पाथवेज की मिनिमम रिक्वायर्ड सीक्वेंस एक बियॉन्डर कैरेक्टरिस्टिक्स को कलेक्ट किया। बाद में उन्हें बिट्रे किया गया और वो फॉल कर गए, स्प्लिटिंग अपार्ट होकर। लेकिन वेरियस साइंस इंडिकेट करते हैं कि उनके फॉल से पहले उनका एक्चुअली सामना उस चीज़ से हुआ था जो मिस्टर फूल ने एक्सपीरियंस की। गॉड ऑलमाइटी उनके अंदर रिवाइव हो चुके थे। एंशिएंट सन गॉड के फॉल होने के बाद उनकी लेगेसी 5 पार्ट्स में डिवाइड हो गई। एक पार्ट उन्होंने एंजल ऑफ इमेजिनेशन को प्री डिवाइड कर दिया था, दूसरा पार्ट ट्रू क्रिएटर को नर्चर कर रहा था और सेकंड ब्लास्फेमी स्लेट उनके रिमेन्स पर थी, और रिमेनिंग 3 पार्ट्स उस समय के 3 किंग्स ऑफ एंजल्स के बीच डिवाइडेड थे। मैडम मैजिशियन ने ये नहीं बताया कि बाद में उन 3 किंग्स ऑफ एंजल्स के साथ क्या हुआ, लेकिन लूमियन और जेना ने वैगुअली कुछ गेस कर लिया। कुछ साल पहले वो एंजल ऑफ इमेजिनेशन एक गॉड बन गया और उसने गेन की, मैं नहीं जानती कि वो सेकंड थी या फर्स्ट ब्लास्फेमी स्लेट। एनीवे, उसने इसका यूज़ फोरसेकन लैंड ऑफ द गॉड्स में जाने और ट्रू क्रिएटर के साथ मर्ज होने के लिए किया। रफली चीज़ें इसी तरह हैं। मैं स्पेसिफिक डिटेल्स की एक्यूरेसी की गारंटी नहीं दे सकती, मैडम मैजिशियन ने आखिरकार कहा। जैसे ही उन्होंने बोलना फिनिश किया, मैडम जस्टिस अपने कंटेम्पलेशन से बाहर आईं और लूमियन तथा जेना की तरफ देखते हुए बोली, मेरे पास पैंगडैंग, ग्रीशा और झांग यूजिया की आइडेंटिटीज़ और सिम्बोलिज्म के बारे में एक गैस है। ड्रीम सिटी में एक कॉफ़ी शॉप के अंदर लुडविग को फ्रैंका के पास सौंपने के बाद एंथनी ने पेंगडेंग के साथ मीटिंग अरेंज करने के लिए अपने प्रीवियस कंसल्टेशन को कंटिन्यू करने का प्रिटेक्स्ट यूज़ किया। वो एक अनफर्निश्ड अपार्टमेंट रेंट पर लेने और रेनोवेशन डिपॉजिट पे करने के लिए प्रिपेयर्ड था। आखिरकार जो सासा परसों यांग सिटी पहुंचने वाली थी और शायद उन्हें उनके पास बचे हुए पैसों को स्पेंड करने का चांस भी ना मिले। पेंगडेंग को अपना ब्लैक लैपटॉप बैकपैक नीचे रखते हुए और अपने अपोजिट बैठते हुए देखकर
एंथनी मुस्कुराया और उसे ग्रीट किया। मेरा एक फ्रेंड है जो झो मिंगरुई को जानता है। मैंने सुना है कि तुम झो मिंगरुई के बचपन के फ्रेंड हो। एंथनी वरीड नहीं था कि ये स्टेटमेंट कोई बहुत ऑब्वियस चेंज ट्रिगर करेगा, क्योंकि ये एक कॉमन नेगोशिएशन टैक्टिक थी। एक बेटर प्राइस पाने के लिए क्लोजर आना। अपने फ़ोन को अपने राइट में प्लेस करने के बाद पेंग डेंग ने अपना सिर उठाया। उसके अनरिमार्केबल चेहरे पर एक स्माइल अपीयर हुई। हाँ, मैं न सिर्फ झो मिंगरुई का बचपन का फ्रेंड हूँ, मैं दूसरे लोगों का भी बचपन का फ्रेंड हूँ। दूसरों का बचपन का फ्रेंड, इसके बारे में स्पेसिफिकली एम्फेसाइज क्यों करना? वो इसके अलावा किसका बचपन का फ्रेंड है? एंथनी का दिमाग अचानक टेंस हो गया। त्रियर, एक लग्जरियस विला के अंदर मैडम जस्टिस खड़ी हुई और उन्होंने एक सेमी ट्रांसपेरेंट ड्रीम लाइक वुडन बोर्ड ड्रॉ करने के लिए अपने राइट हैंड का यूज़ किया। पेंग डेंग ने एक बार 4 ऑफ स्वॉर्ड्स को उसके खुद के डर के कारण हेलुसिनेशंस कराए थे, जिससे उसने एक्टिवली सपना छोड़ दिया। मैडम जस्टिस ने पेंग डेंग की फोटो बनाते हुए कहा, और यह सेंटेंस वर्चुअली मटेरियलाइज होकर वुडन बोर्ड पर स्टिक हो गया। नेक्स्ट, उन्होंने ग्रीशा का पोर्ट्रेट आउटलाइन किया। ये पेंग डेंग का रूममेट है जो लास्ट नाइट मुशु हॉस्पिटल के इमरजेंसी सेंटर में अपीयर हुआ था। ये नी झेन है, पेंग डेंग की गर्लफ्रेंड। नी झेन की इल्यूजरी फोटो ऐड करने के बाद मैडम जस्टिस रुकी और बोली, ये ऑरोरा कंपनी का बॉस है और ऑरोरा कंपनी रियलिटी में ऑरोरा ऑर्डर से करस्पॉन्ड करती है। उनका बॉस मोस्ट लाइकली ट्रू क्रिएटर को सिंबलाइज करता है, जो एंशिएंट सन गॉड से क्लोजली रिलेटेड हैं। बोलते हुए मैडम जस्टिस ने ऑरोरा कंपनी के बॉस की हाफ नेकेड बॉडी की फोटो भी ड्रीम लाइक वुडन बोर्ड पर पेस्ट कर दी। 2 सेकंड के बाद मैडम जस्टिस ने धीमी आवाज में कंटिन्यू किया, झांग यूजिया ने एक बार झो मिंगरुई को सेडलेक ओस्यूरी की इमेज वाला एक पोस्ट कार्ड भेजा था। लंबे समय तक सेडलेक ओस्यूरी एंजल ऑफ इमेजिनेशन का आइकॉनिक पोजीशन था। झांग यूजिया की फाइल फोटो भी इल्यूजरी वुडन बोर्ड पर पेस्ट होने के बाद मैडम जस्टिस मुस्कुराई और बोली, जब स्पेक्टेटर पाथवे ड्रीम वीवर की सीक्वेंस पर पहुंचता है तो कोई भी पास्ट आइडेंटिटीज या पर्सनालिटीज को स्प्लिट ऑफ कर सकता है, उन्हें सीमिंगली रियल लोगों में टर्न करते हुए, जो नॉर्मली सो सकते हैं, नॉर्मली खा सकते हैं, नॉर्मली सोशलाइज कर सकते हैं और नॉर्मली काम कर सकते हैं। अब ब्लैक बोर्ड पर टोटल 5 लोग लिस्टेड हैं और ओमनिशियंस और ओमनीपोटेंस से रिलेटेड 5 पाथवेज हैं। इससे पहले कि मैडम जस्टिस अपना कंक्लूजन स्टेट कर पाती, एंथनी अचानक ऊपर से नीचे आ गया। मैडम मैजिशियन, लूमियन और दूसरों को देखकर उसने एक्सप्लेन किया, आज पेंग डेंग के साथ इंटरेक्ट करने के बाद मुझे सपने से बाहर फेंक दिया गया। इस बार ये डर के कारण नहीं था, हालांकि मैंने पेंग डेंग के हिंट से कुछ इन्फॉर्मेशन ग्लीन की है। हर किसी की आंखें अपनी तरफ टर्न होते देखकर एंथनी रुका, फिर गंभीरता से बोला, पेंग डेंग न सिर्फ झो मिंगरुई का बचपन का फ्रेंड है, वो लाइकली सेलेस्टियल वर्दी का भी बचपन का फ्रेंड है। ये सुनकर मैडम जस्टिस के लिप्स थोड़े कर्व हुए, एक स्माइल रिवील करते हुए। उन्होंने सेमी ट्रांसपेरेंट ब्लैकबोर्ड पर मौजूद इल्यूजरी फोटोज की तरफ पॉइंट किया और कहा, ये पेंग डेंग के लिए सेम है और झांग यूजिया के लिए भी सेम है। पेंग डेंग की गर्लफ्रेंड नी झेन और उसका रूममेट ग्रीशा, साथ ही ऑरोरा कंपनी का बॉस, जिनका ओरिजिन डिसर्न करना सबसे ईजी है, सभी सेम सिंबोलिज्म की तरफ पॉइंट करते हैं। सेलेस्टियल वर्दी का बचपन का फ्रेंड गॉड ऑलमाइटी है। लूमियन रफली समझ गया कि पेंग डेंग स्पेसिफिकली क्या सिंबलाइज करता था, और ये सिंबोलिज्म स्पेक्टेटर पाथवे की कैरेक्टरिस्टिक्स से इन्फ्लुएंस्ड होकर एक स्प्लिट से गुजरा था, न सिर्फ पेंग डेंग में बल्कि बाकी 4 लोगों में भी। उन लोगों में से जो सबसे कम चाहते हैं कि सेलेस्टियल वर्दी रीसरेक्ट हो, वे गॉड ऑलमाइटी हो सकते हैं। यही रीज़न है कि उन्होंने स्पेसिफिकली तुम्हें मुशु हॉस्पिटल के अंडरग्राउंड एरिया में करस्पॉन्डिंग साइकोलॉजिकल ट्रॉमा डिस्कवर करने के लिए गाइड करने का अरेंजमेंट किया। मैडम मैजिशियन ने अचानक रियलाइजेशन की टोन में कहा। मैडम जस्टिस ने एक मोमेंट के लिए सोचा और धीमी आवाज़ में कहा, अगर वो जो करंटली ऑरोरा ऑर्डर द्वारा वर्शिप किया जाता है सपने में एंटर करता है, तो उसे अपनी बॉडी के रूप में इन 5 फॉर्म्स में से किसी एक को चुनने में एबल होना चाहिए। ये पेंग डेंग हो सकता है, ये नी झेन हो सकती है, ये ग्रीशा हो सकता है, ये झांग यूजिया हो सकती है, या ये ऑरोरा कंपनी का बॉस हो सकता है। मैडम मैजिशियन के दिमाग में अचानक एक नया आइडिया आया। पेंग डेंग और ग्रीशा रूममेट्स हैं और नी झेन उनके साथ मूव इन करने वाली है। क्या यह सिंबलाइज करता है कि ट्रिनिटी मर्ज हो रही है? क्या मूव आउट करना सेपरेशन और अपोजिशन को रिप्रेजेंट करता है?